Hello everyone, I hope you are doing well and I wish your preparation is on the right track. मैं आशा करता हूं कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो एकदम सही ट्रैक पर है, आप सही तरीके से प्रिपरेशन कर रहे हो। मैं यहां पर खास करके बात कर रहा हूं यूपीएससी 2026 के जो एस्पायरेंट्स है, जो 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उन एस्पायरेंट्स की, उसमें भी स्पेसिफिकली वी आर टॉकिंग अबाउट पीएसआईआर, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन। और अगर आप 2026 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है पीएसआर की प्रिपरेशन या फॉर दैट मैटर इस किसी भी प्रकार के सब्जेक्ट की प्रिपरेशन में एक राइट और एक अप्रोप्रिएट इफेक्टिव प्लान हमारे पास होना, जिसको हम एग्जीक्यूट करके हमारी प्रिपरेशन को ट्रैक पर रख सकते हैं। इसीलिए मैंने सबसे पहला जो सवाल पूछा था वो यही था कि क्या आपकी प्रिपरेशन राइट ट्रैक पर है। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टू आस्क। हमें ये सवाल बिल्कुल भी पूछना चाहिए कि क्या हमारी प्रिपरेशन राइट ट्रैक पर है, क्योंकि हमेशा ही जो 1 साल 2 साल 3 साल या 4 साल जो भी टाइम इस प्रिपरेशन में, इस प्रोसेस में लगता है, वो इस वजह से नहीं लगता है बिकॉज कि हमारे मेहनत नहीं होती है, इस वजह से नहीं लगता है कि हमारी डेडिकेशन नहीं होती है, हमारा हार्डवर्क नहीं होता है। ये इस वजह से लगता है क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हमारी प्रिपरेशन जो है वो ट्रैक पर नहीं होती है, वो राइट ट्रैक पर नहीं होती है। नाउ राइट ट्रैक इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड कि हमारी प्रिपरेशन राइट ट्रैक पर है या नहीं है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टू थिंक अबाउट। नाउ अब यहां पर हमारी प्रिपरेशन राइट ट्रैक पर है या नहीं, ये कैसे इंश्योर करें? एंड फॉर दैट वी नीड अ राइट प्लान, अ राइट स्ट्रेटेजी, अ स्टेप बाय स्टेप गाइड, after following which we can ensure that our preparation is on the right track. And this video is exactly for every second aspirant who is looking for the right strategy for PSR 2026 preparation. Okay, तो आज के इस वीडियो में हम डिटेल में माइक्रो लेवल पर जाके एक एक चीज को डिकोड करके डिस्कस करेंगे कि इस प्रिपरेशन को किस तरीके से हम कैरी करें, हम किस तरीके से अपनी 2026 की प्रिपरेशन को प्लान आउट करें, फिगर आउट करें, क्या चीजें पहले करें, व्हाट टू डू फर्स्ट, व्हाट टू डू नेक्स्ट। These are very important things because what happens is whenever we start preparation, we do things in a very random manner and we end up wasting lot of time, and then we realize that we have wasted lot of time and now we are we have a very less amount of time available with us, and in that available time it becomes very difficult for us to ensure our proper preparation, our right preparation. And that's why it is very important for us to know what should be the first step, what should be the second step, what should be the third step, and what should be the further subsequent steps. So step by step approach, we are going to understand that how we are going to tackle this entire preparation in a step by step manner. So the topic of the video is how to start PSR preparation for UPSC 2026. Now start is a very important word we have to highlight. हमें शुरू करना है. Okay, now here I assume that you have not yet started your PSR preparation, and after this video, right from the next day, I hope that you will start your preparation, and I make sure and I ensure you, I guarantee you that after watching this video you will be confident enough that you will be able to start your preparation at your own right from the next day after watching this video. Correct? Now दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही होती है कि हमें यह समझना जरूरी है कि हम अपनी प्रिपरेशन को शुरू कैसे करें, शुरू कहां से करें, किस तरीके से करें। ऑल्दो दिस क्वेश्चन सीम्स टू बी वेरी बेसिक्स कि फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट, हाउ टू स्टार्ट, व्हेन टू स्टार्ट, दिस क्वेश्चन सीम्स टू बी वेरी बेसिक, बट दीज आर माय डियर फ्रेंड्स, आई वांट टू टेल यू दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. Correct? And exactly these questions we are going to discuss, we are going to deal with in today's video. So I request all of you to watch this video till the end and do let me know in the comment that whether this video is helpful for you to start your preparation or not. Fine. क्योंकि ये वीडियो स्टेप बाय स्टेप गाइड है, एक स्टेप बाय स्टेप अप्रोच है कि हम किस तरीके से प्रिपरेशन करें, इस वजह से हम सबसे पहले वी विल टॉक अबाउट द वेरी फर्स्ट स्टेप फॉर एनी सब्जेक्ट. इट्स नॉट अबाउट PSIR. फॉर एनी सब्जेक्ट द फर्स्ट स्टेप
the very first and the very obvious step for every second aspirant has to be the syllabus. करेक्ट? बहुत ही ऑब्वियस स्टेप है कि किसी भी प्रिपरेशन के लिए, किसी भी एस्पायरेंट के लिए, चाहे वो सब्जेक्ट आपका PSIR हो, चाहे आप प्रीलिम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो, फॉर दैट मैटर किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, सबसे इंपॉर्टेंट होता है हमारा सिलेबस. नाउ सिलेबस इज लाइक अ जीपीएस. ये सिलेबस जो है ये जीपीएस की तरह होता है. जैसे जीपीएस का काम क्या होता है? जीपीएस इज देयर टू शो अस द डायरेक्शन. करेक्ट? जीपीएस हमें एक डायरेक्शन शो करता है कि हमें किस दिशा में जाना है, इन विच डायरेक्शन वी हैव टू मूव, इन विच डायरेक्शन वी हैव टू in which direction we have to proceed. That is a very important question for us to understand, and syllabus is exactly the GPS of our preparation. हमारे प्रिपरेशन का GPS ही आप समझ लो सिलेबस है. अगेन इस पूरे स्ट्रैटेजी के वीडियो में सबसे पहली और सबसे अहम बात, द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आई एम टॉकिंग अबाउट इज द सिलेबस. व्हाई सिलेबस? बिकॉज आई वुड टेल यू, if you are going to do 10 things for your PSR preparation, then I would tell you syllabus has to be your very first thing for the PSR preparation. आप अगर PSR की प्रिपरेशन के लिए 10 चीजें करने वाले हो इस पूरे जर्नी में, तो उसमें से सबसे पहली बात अगर कोई होनी चाहिए तो वो होनी चाहिए सिलेबस. करेक्ट? सिलेबस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सिलेबस को क्या करना है? नाउ द मेन थिंग इज कि सिलेबस के साथ हमें करना क्या है. सिलेबस के साथ हमें करना क्या है? सिंपली यू गो ऑन दी ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ यूपीएससी. यूपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए या किसी भी वेबसाइट पे जाके जहां पर आपको सिलेबस मिले, जो ऑथेंटिक जो जेन्युइन सिलेबस हो, ओरिजिनल सिलेबस बिना किसी डिस्टॉर्शन वाला, वो अगर आपको मिले तो फर्स्ट यू टेक अ प्रिंट. द फर्स्ट एंड अ वेरी लॉजिकल स्टेप, एकदम सिंपल स्टेप से, बहुत ही डुएबल स्टेप से, बहुत ही आसान स्टेप से, बट आपको ये स्टेप्स फॉलो करने चाहिए. बिकॉज इट हैपन्स दैट बहुत सारे लोग सालों तक प्रिपरेशन कर लेते हैं लेकिन उनके पास एक सिलेबस की कॉपी भी नहीं होती. मतलब एवरी टाइम to check whether this particular point I should read or not, whether this particular topic I should read or not, they have to Google, they have to check whether this कि इस सिलेबस में क्या है क्या नहीं है. और ये एक केयरलेसनेस एटीट्यूड को शो करता है कि हम जिस एग्जाम के लिए इतना डेडिकेशन दे रहे हैं, इतनी चीजें हम सैक्रिफाइस कर रहे हैं, उस एग्जाम के सिलेबस अगर हमारे पास नहीं है, एक प्रिंट फॉर्मेट में हमारे आंखों के सामने अगर वो कंटिन्यूसली हमें दिख नहीं रहा है, तो कहीं ना कहीं हम रैंडम प्रिपरेशन कर रहे हैं, हम डायरेक्शन लेस प्रिपरेशन कर रहे हैं. एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें डायरेक्शन लेस नहीं होना है, हमें एक प्रॉपर डायरेक्शन में जाना है. आप समझिए कि इफ यू स्टार्टेड अ जर्नी, इफ यू स्टार्ट अ जर्नी एंड यू डोंट नो राइट ट्रैक, you don't know what is the end point, you are just moving here and there randomly, it will take lot of time, your efficiency will be low and you will and you will end up wasting lot of time. आपका बहुत सारा समय वेस्ट होगा और आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो या नहीं. इसीलिए जो हमारी डायरेक्शन है, जो हमारा फोकस है, जो हमारा डेस्टिनेशन है, वो हमेशा हमारे आंखों के सामने रहना चाहिए. और हमारा डेस्टिनेशन है ये सिलेबस की कॉपी. सिलेबस की कॉपी, सिलेबस की कॉपी हमारे आंखों के सामने हमेशा होनी चाहिए ताकि हम ये इंश्योर कर सके कि एवरी डे वी फिनिश द टॉपिक, वी इंश्योर दैट वी हैव कंप्लीटेड वन और हाफ ऑफ द टॉपिक ऑफ दैट पर्टिकुलर सिलेबस एंड इवेंचुअली वी कंप्लीट एंटायर सिलेबस वेरी प्रॉपरली. करेक्ट? इसीलिए वेरी इंपॉर्टेंट सिलेबस, उसका प्रिंट मतलब कि हार्ड कॉपी. आजकल काफी लोग टेक से भी है, सबके पास आईपैड कुछ ना कुछ होता है, तो दे प्रीफर टू हैव द सॉफ्ट कॉपी, द पीडीएफ. बट द प्रॉब्लम इज दैट एवरी टाइम हम उसको ओपन नहीं कर सकते. ये जो सिलेबस की प्रिंट है वो हमारे रूम में जहां पर हम पढ़ाई करते हैं या हमारे टेबल पर जहां हम पढ़ने के लिए बैठते हैं वहां पर ये सामने होना चाहिए, हमारे आंखों को दिखना चाहिए. बिकॉज दैट हैज रियली अ डिफरेंट इंपैक्ट. जब कोई चीज कॉन्स्टेंटली हमारे आंखों के सामने होती है तो उसका इंपैक्ट एक अलग ही होता है. वो पर्टिकुलर चीज फिर हमारे माइंड में इंटरनलाइज हो जाता है. और सिलेबस को आपको क्या करना है? सिलेबस को आपको इंटरनलाइज करना है. इंटरनलाइज करना है. इंटरनलाइज का मतलब यह है कि सिलेबस का हर एक पॉइंट आपको ऑन द टिप होना चाहिए, ऑन द लिप होना चाहिए. आपको पता होना चाहिए कि आपके सिलेबस में क्या क्या है. ओके. सेकंड थिंग, नाउ
फ्रीक्वेंटली गो थ्रू द सिलेबस। जो सिलेबस आपने प्रिंट किया है, जो सिलेबस आपने दीवार पे, टेबल पर कहीं भी चिपका के रखा हुआ है, स्टिक करके रखा हुआ है, यू जस्ट फ्रीक्वेंटली गो थ्रू इट एनी टाइम व्हेन यू आर नॉट प्रिपेयरिंग। कभी भी आप जब पढ़ाई नहीं कर रहे हो और आप आइडल बैठे हो, तो मोबाइल स्क्रॉल करने से अच्छा है कि आप सिलेबस जो आपके सामने रखा हुआ है उसके ऊपर नजर घुमाते रहिए, कंटिन्यूअसली नजर घुमाते रहिए, बिकॉज व्हेन यू फ्रीक्वेंटली गो थ्रू द सिलेबस दैट विल हेल्प यू टू इंटरनलाइज। आपको सिलेबस को इंटरनलाइज करना है। आप ये मेरी बात ध्यान में रखो, अनटिल एंड अनलेस, बिकॉज मैं जो चीजें अभी बता रहा हूं these are going to make sense, you will understand later in the stage of your preparation, but you will realize कि ये कितना जरूरी है। जब हम सिलेबस के पॉइंट्स को कनेक्ट कर पाते हैं, जब हम सिलेबस के पॉइंट्स के अकॉर्डिंग आंसर्स को लिख पाते हैं, जब हम सिलेबस के पर्सपेक्टिव से एग्जाम को देखते हैं, तब चीजें बहुत ही ज्यादा आसान होती है, बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक होती है, बहुत ही ज्यादा टू द पॉइंट, इफेक्टिव एंड एफिशिएंट होती है। एंड दैट्स वाई सिलेबस को इंटरनलाइज करना बहुत जरूरी होता है। अदरवाइज क्या होता है, देखो होता क्या है, लेट्स एज्यूम कि आपके पास सिलेबस की कॉपी नहीं है, आपको सिलेबस बहुत अच्छे से पता नहीं है, आपने उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का बुक उठा लिया, कोई भी रैंडम बुक आपने मान लीजिए कि उठा लिया, यू स्टार्टेड रीडिंग, आपने पढ़ा बहुत सारी चीजें पढ़ी, बाद में आपको रियलाइज हुआ कि आपने लगभग आधी चीजें, ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द पोर्शन जो आपने पढ़ा है वो आपके सिलेबस से रिलेवेंट ही नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में हमारा काफी सारा टाइम वेस्ट हो सकता है और हमारी इफिशियंसी भी डाउन हो सकती है। इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि अगर हमको सिलेबस पता है, इफ वी नो द सिलेबस, देन इट विल हेल्प अस टू अवॉइड द अननेसेसरी रीडिंग। जो अननेसेसरी रीडिंग होती है, क्योंकि सी अगेन आई वांट टू टेल यू, यूपीएससी के जर्नी में, इस एग्जाम के प्रिपरेशन के जर्नी में हमारा समय इसलिए बर्बाद नहीं होता कि हमने टाइम नहीं दिया, हमारा टाइम इसलिए वेस्ट होता है काफी बार बिकॉज वी एंड अप वेस्टिंग लॉट ऑफ अवर टाइम इन रीडिंग अननेसेसरी और इररिलेवेंट थिंग्स। जो चीजें हमारे काम की नहीं है, जो चीजें हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, जो चीजें हमारे लिए जरूरी नहीं है, वो चीजें पढ़ने में हमारा ज्यादा समय चला जाता है। इस वजह से हमारी इफिशियंसी डाउन होती है। एंड दैट्स व्हाई आई वांट टू टेल यू कि सिलेबस जरूरी इसलिए भी है कि हम इस चीज को अवॉइड कर सके। किस चीज को अवॉइड कर सके? हम अवॉइड कर सके अननेसेसरी चीजों को, जो अननेसेसरी चीजों को। एंड बिकॉज वी आर अ बिगिनर, क्योंकि हम बिगिनर है, हमने प्रिपरेशन अभी अभी चालू किया है, हम तो मास्टर नहीं है इसमें, तो हमें कैसे पता चलेगा कि क्या नेसेसरी है, क्या अननेसेसरी है, क्या रेलेवेंट है, क्या इररिलेवेंट है, क्या काम का है, क्या काम का नहीं है? ये तो हमें सिर्फ सिलेबस से ही पता चलेगा, करेक्ट? ये हमें जो है वो सिर्फ और सिर्फ सिलेबस से पता चलेगा। इस वजह से सिलेबस बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो आप प्रिंट लो, फ्रीक्वेंटली उसको गो थ्रू करो, क्योंकि सिलेबस आपको क्या बताएगा, सिलेबस आपको कहां हेल्प करेगा। किसी भी बुक में, फॉर दैट मैटर आप कोई भी नोट्स, आप चाहे हमारे नोट्स पढ़ो, पीएसआर के हमारे, अगर आप नोट्स पढ़ोगे तो उस नोट्स में, वैसे तो हमारे नोट्स का जो पूरा का पूरा जो फ्रेमवर्क है, जो पूरा का पूरा गाइडलाइन है, वो सिलेबस और पीवाईक्यू ये दोनों को दिमाग में रख के, करंट अफेयर्स को दिमाग में रख के, और कहीं ना कहीं जो यूपीएससी का अभी का जो करंट ट्रेंड है, इन सभी चीजों को दिमाग में रख के ही उसको डिजाइन किया गया है। बट फिर भी आप कभी भी किसी भी बुक को पढ़ोगे तो अगर आपके पास सिलेबस होगा तो उस पर्टिकुलर बुक से आपको क्या पढ़ना है, व्हाट यू शुड रीड, आपको कितना पढ़ना है, ठीक है, और आपको किस डायरेक्शन में पढ़ना है, किस पर्सपेक्टिव से, किस अप्रोच में पढ़ना है। ये जो तीन चीजों के जो आंसर है, व्हाट, हाउ मच एंड इन विच डायरेक्शन, ये जो तीन आंसर है, ये जो तीन सवालों के जो जवाब है, वो आपको सिलेबस ही देगा। और इसीलिए सिलेबस बहुत ज्यादा जरूरी है। आई होप कि आपको सिलेबस की इंपॉर्टेंस समझ में आ गई होगी। और अगर आपको सिलेबस की इंपॉर्टेंस फिर भी आपको लग रहा है, डाउटफुल है, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बट आई थिंक दिस इज इनफ रीजन टू अंडरस्टैंड द फैक्ट दैट सिलेबस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। एंड ये मैं ही नहीं, कोई भी टीचर, कोई भी मेंटर, कोई भी यूपीएससी टॉपर आपको ये चीज डेफिनेटली बताएगा। इस वजह से इस चीज पर आप कंप्लीटली ट्रस्ट कर सकते हैं कि आपको सिलेबस की कॉपी एक रखनी है और उसको कंटिन्यूसली गो थ्रू करते रहना है, करेक्ट? एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज
तो ये सिलेबस है। आई होप कि आपको दिख रहा होगा। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे देखना चाहें तो यहां पर यू कैन सी कि फॉर एग्जाम्पल जस्टिस अगर टॉपिक है, जस्टिस टॉपिक है, लेट्स से दिस जस्टिस ये टॉपिक है यहां पर। तो जस्टिस में कंसेप्शन ऑफ जस्टिस, जस्टिस का कंसेप्ट क्या है, ओके, विथ स्पेशल रेफरेंस टू रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस। रॉल्स की थ्योरी ऑफ जस्टिस को स्पेशल रेफरेंस समझ के बेसिकली जस्टिस क्या है, उसका बेसिक आइडिया क्या है, उसका बेसिक कंसेप्ट क्या है, और स्पेशल रेफरेंस में हमें रॉल्स की थ्योरी ऑफ जस्टिस को डिटेल में समझना है। और उसके बाद उसका जो कम्युनिटेरियन क्रिटिक है कि रॉल्स की थ्योरी ऑफ जस्टिस के ऊपर कम्युनिटेरियंस का क्रिटिक क्या है, ये हमें पढ़ना है। इट मींस अगर हम ये सिलेबस देखें तो हमें बहुत स्पेसिफिकली पता चलेगा कि हमें बेसिक आइडिया ऑफ जस्टिस होनी चाहिए, उसके बाद रॉल्स की थ्योरी ऑफ जस्टिस के बारे में कंप्लीट आइडिया होना जरूरी है, और उसी के साथ साथ कम्युनिटेरियन क्रिटिक क्या कहता है ये हमें पता होना जरूरी है। तो दिस इज हाउ द सिलेबस हेल्प्स अस। ओके फाइन। अब क्योंकि हमें पता है कि सिलेबस कितना इंपॉर्टेंट है, लेकिन बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हमें सिलेबस से भी पता नहीं चल पाती है, करेक्ट। बहुत से ऐसे चीजें हैं, बहुत से ऐसे इंपॉर्टेंट डायमेंशन है इस प्रिपरेशन के कि वो सिलेबस से नहीं पता चलते। क्यों? क्योंकि सिलेबस जो हमें ऑफिशियल वेबसाइट पे मिलता है, जैसे कि हमने अभी अभी देखा कि सिलेबस में मेंशन क्या है, जस्टिस, उसका बेसिक कंसेप्शन ऑफ जस्टिस और स्पेशल रेफरेंस विद द रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस, और उसी के साथ साथ कम्युनिटेरियन का क्रिटिक। नाउ दिस 3 पॉइंट्स डज नॉट टेल अस द एंटायर स्टोरी। देखो अब जो सेकंड इंपॉर्टेंट स्टेप है, फर्स्ट स्टेप तो हमने देख लिया कि वो तो हमारा सिलेबस है। अब सेकंड इंपॉर्टेंट स्टेप जो है वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। नाउ सी अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जब हम कोई भी टॉपिक कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं, लेट्स से अगर हम जस्टिस भी पढ़ते हैं, करेक्ट, जस्टिस पढ़ते तो हर टॉपिक में 2 चीजें होती है, हर चैप्टर में 2 चीजें होती है। वो 2 चीजें क्या है? एक होता है मैक्रो टॉपिक्स, मैक्रो टॉपिक्स, करेक्ट, मैक्रो टॉपिक्स, और एक होता है माइक्रो टॉपिक्स, माइक्रो टॉपिक्स, करेक्ट। मैक्रो टॉपिक्स, माइक्रो टॉपिक्स, मैक्रो टॉपिक्स, माइक्रो टॉपिक्स, बहुत अच्छे से ध्यान रखना इस बात का, मैक्रो टॉपिक्स, माइक्रो टॉपिक्स। अब मैक्रो टॉपिक्स जो है वो हमें सिलेबस से पता चल जाते हैं, सिलेबस से हमें पता चल जाते हैं मैक्रो टॉपिक्स। जैसे कि सिलेबस में सिंपली बता दिया है कि जस्टिस, जस्टिस ये टॉपिक है, करेक्ट, और उसका बेसिक आइडिया आपको रखना है, उसके साथ साथ रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस की आपको बात करनी है, और उसी के साथ साथ आपको कम्युनिटेरियन क्रिटिक्स के बारे में बात करनी है, कम्युनिटेरियन क्रिटिक्स के बारे में बात करनी है। तो ये हो गया कि यूपीएससी ने जो हमें सिलेबस दिया है, उस सिलेबस में यूपीएससी ने सिर्फ मैक्रो लेवल पर टॉपिक्स बताए, दैट यू हैव टू हैव एन आइडिया अबाउट जस्टिस विद अ स्पेशल रेफरेंस टू रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस एंड इट्स कम्युनिटेरियन क्रिटिक, करेक्ट। तो ये हमें बहुत ही ब्रॉडर लेवल का उन्होंने आइडिया दिया है। लेकिन उस चैप्टर के अंदर जैसे रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस, तो क्योंकि रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस की अगर हम बात करें तो रॉल्स की एक किताब है थ्योरी ऑफ जस्टिस, रॉल्स का एक बुक है थ्योरी ऑफ जस्टिस, करेक्ट। अब वो बुक डेफिनेटली कोई 5-10 पेज का तो होगा नहीं, लेट्स एज्यूम करते कि बुक कम से कम मान लेते कि 100 पेज का होगा, 100 पेजेस का होगा। तो अब ऐसा नहीं है कि हम अब ये तो पॉसिबल नहीं है हमारे लिए कि हम रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस को समझने के लिए पूरा का पूरा 100 पेजेस का बुक पढ़े, करेक्ट। और इस वजह से हमें यह पता होना बहुत जरूरी है कि रॉल्स के थ्योरी ऑफ जस्टिस में भी स्पेसिफिकली क्या। द मेन क्वेश्चन इज व्हेन यूपीएससी सेड कि आप रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस पढ़ के आओ, आप कम्युनिटेरियन पर्सपेक्टिव से आप क्रिटिक्स करके आओ, तो उसमें भी द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर मैं आपको बोलूं कि आप जस्टिस के बारे में बेसिक आइडिया, तो आप डेफिनेटली पूछोगे कि सर जस्टिस के बारे में बेसिक आइडिया मतलब आप स्पेसिफिकली बताइए कि उसमें क्या बेसिक आइडिया, मतलब उसमें भी क्या क्या पढ़ना है, करेक्ट। तो आप माइक्रो टॉपिक्स की बात करोगे, जिसको हम माइक्रो टॉपिक्स बोलते हैं। तो माइक्रो टॉपिक्स में अगर रॉल्स थ्योरी की बात करेंगे या थ्योरी ऑफ जस्टिस की बात करेंगे, तो उसमें देखो ओरिजिनल पोजीशन है, ओरिजिनल पोजीशन है, करेक्ट। वेल ऑफ इग्नोरेंस है, वेल ऑफ इग्नोरेंस है, वेल ऑफ इग्नोरेंस। उसमें 2 प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं, रॉल्स ने 2 प्रिंसिपल्स की बात की है, करेक्ट। उसमें भी डिफरेंस प्रिंसिपल पर काफी बात की है, डिफरेंस प्रिंसिपल पर बात की है, ओके। तो दीज आर द माइक्रो टॉपिक्स, ये जो टॉपिक्स मैंने यहां पर बताए हैं ये है माइक्रो टॉपिक्स, और ये हमें पता कैसे चलेंगे, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
हमें माइक्रो टॉपिक्स कैसे पता चलेगा, क्योंकि यूपीएससी ने सिलेबस तो नहीं दी, सिलेबस में सिर्फ मैक्रो टॉपिक्स दिए हुए, माइक्रो टॉपिक्स नहीं दिए हुए। जो माइक्रो टॉपिक्स है उस पर्टिकुलर, चाहे इक्वालिटी हो, थ्योरी ऑफ स्टेट हो, चाहे कोई भी टॉपिक हो, उस टॉपिक के जो माइक्रो टॉपिक्स है, जो थीम्स हम जिनको कह सकते हैं, आप इसको थीम्स भी कह सकते हो, करेक्ट, आप इसको थीम्स भी कह सकते हो। उस पर्टिकुलर टॉपिक से इंपॉर्टेंट थीम कौन सी है या फिर माइक्रो टॉपिक्स कौन से है, ये जो है ये आपको सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यू से ही पता चलेगा। ये जो दो चीजें हैं, थीम्स या फिर माइक्रो टॉपिक्स, ये आपको सिर्फ पीवाईक्यू के थ्रू ही पता चलेगा। और अगर until and unless if you don't have an idea of macro topics from the syllabus and micro topics from the previous year question, I would tell you and I guarantee you, you cannot really effectively prepare for PSR or for that matter any subject of UPSC। जब तक आपको इस बारे में अंदाजा नहीं है, आइडिया नहीं है कि मैक्रो लेवल पर क्या यूपीएससी ने सिलेबस में दिया हुआ है और माइक्रो लेवल पर क्या इंपॉर्टेंट थीम्स है जो हमें पीवाईक्यू से समझना है, ये अगर आपको नहीं समझा है और अगर आपने ये नहीं किया है, तो मैं आपको बता रहा हूं कि आप बिल्कुल भी सीरियस यूपीएससी एस्पायरेंट नहीं हो। ये मैं बहुत ही ब्लंट और बहुत ही बोल्ड तरीके से कहता हूं, बिकॉज दिस इज द वेरी प्रूवन एंड टेस्टेड थिंग, और ये सभी टॉपर सभी लोग आपको बताएंगे। और इसीलिए आप अगर सिंसियरली प्रिपेयर करना चाहते हो, बहुत ही सीरियसली पीएसआर की प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो यू मस्ट डू दिस थिंग्स। देखो, सिलेबस और पीवाईक्यू, इन दो टॉपिक्स पर मैं इतना ज्यादा डिटेल में इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि मैं सच बताता हूं, अभी अगर आप बिगिनिंग फेज में होगे, आप बाद में ये रियलाइज करोगे कि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं और उस चीज को आप उतना महत्व दो, यही बताने के लिए, यही कहीं ना कहीं कन्विंस करने के लिए, क्योंकि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूं कि आपका टाइम रैंडमली वेस्ट हो, आप डायरेक्शनलेस प्रिपरेशन करो, ये मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आप टू द पॉइंट स्पेसिफिक प्रिपरेशन कर पाओ, इफेक्टिव प्रिपरेशन कर पाओ। इस वजह से दिस टू थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो आप मैं तो कहूंगा कि आप, अगर आपके पास पेन है, पेपर है, नहीं है तो आप ले लो, और उसमें ये दो चीजें जरूर लिखिए, उसमें ये दो चीजें आपको जरूर लिखनी है। सिलेबस से आपको मैक्रो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द थिंग्स आएगी और टॉपिक आएगी, और पीवाईक्यू से आपको माइक्रो लेवल पर अंडरस्टैंडिंग आएगी। अब यहां पर आपका और एक सवाल ये भी हो सकता है कि पीवाईक्यू तो मैं बता रहा हूं, पीवाईक्यू की तो मैं बात कर रहा हूं, लेकिन कौन से साल से, किस ईयर से किस ईयर तक। सो आई वुड सजेस्ट कि पीवाईक्यू जो है वो 2013 से 2024 तक, क्योंकि हमारा अभी 2024 तक का मेंस हुआ है, और क्योंकि आप 2026 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर 2026, सो इवेंचुअली 2025 का भी जो मेंस का पेपर होगा वो भी आपको रेफर करना है। सो आइडियली 2013 या 2014 से आप 2025 तक के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे आप उनको एनालाइज कर सकते हैं। यहां पर मैं और एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा, यूपीएससी के पीएसआईआर के 2013 से लेकर 2024 तक के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो सेक्शन वाइज, फॉर एग्जांपल पीएसआईआर पेपर 1 सेक्शन ए, इनका डिटेल एनालिसिस और सिलेबस के साथ जो लिंकेज है, ओके, सिलेबस के साथ लिंकेज और डिटेल एनालिसिस मैंने मेरे यूट्यूब चैनल पे पीएसआईआर बाय विवेक वाघमारे, पीएसआईआर बाय विवेक वाघमारे, ये यूट्यूब चैनल है। इस यूट्यूब चैनल पर यू कैन विजिट and you will find the videos of detailed PYQ analysis with syllabus linkages, and I would suggest कि आप डेफिनेटली वो वीडियो का एनालिसिस देखिए, उससे आप नोट डाउन करिए। काफ़ी स्टूडेंट्स ने मुझे, क्योंकि मैंने ये पिछले साल ही करके रखा था अपने यूट्यूब चैनल पर, काफ़ी स्टूडेंट्स ने मुझे बाद में मैसेजेस करके, फ़ोन करके या कन्वे किया है कि ये जो एनालिसिस है, ये एनालिसिस बहुत ही ज़्यादा उन्हें हेल्पफुल रहा है उनकी प्रिपरेशन को राइट डायरेक्शन में, राइट ट्रैक में इंश्योर करने के लिए, रखने के लिए। तो आप ये वीडियोस को गो थ्रू कर सकते हैं एंड इट विल बी वेरी मच हेल्पफुल फॉर यू। एट द सेम टाइम पीवाईक्यू के एनालिसिस और उसका सिलेबस के साथ इंटरलिंकेज वाला जो एक पीडीएफ है वो भी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। मैं टेलीग्राम चैनल की लिंक भी आपको बता दूंगा, तो यू कैन विजिट एंड यू कैन जस्ट गेट दैट पीडीएफ। नाउ सो एज आई सेड कि पीवाईक्यू का हेल्प कहां पर है, पीवाईक्यू की जो हमें जरूरत कहां पर है, एक तो हमें सब टॉपिक समझने में हेल्प करेगा,
दूसरा हमें वही माइक्रो टॉपिक्स जो मैंने आपको बताया, सब टॉपिक्स हो, माइक्रो टॉपिक्स हो, बेसिकली उसका जो दायरा है सिलेबस का कि ये जस्टिस टॉपिक तो हमें पढ़ना है, लेकिन उसकी बाउंड्रीज क्या होनी चाहिए, कितने हद तक हमें जाना है, कौन से टॉपिक्स को पढ़ना है, कितना वो जरूरी है, क्या फोकस एरियाज है उस पर्टिकुलर टॉपिक में, ये सभी चीजें द आंसर टू ऑल दिस क्वेश्चंस लाइज इन दी पीवाईक्यू एनालिसिस. Okay, so this has to be a very second logical step for every serious and sincere aspirant. Fine. जो भी चीजें हमने डिस्कस की सिलेबस और पीवाईक्यू की, वो मैं एग्जांपल के फॉर्म में यहां पर आपको बताना चाहता हूं. सी, यूपीएससी ने सिलेबस में ये चीजें दी हुई है, यूपीएससी ने सिलेबस में ये यूपीएससी ने दिया हुआ सिलेबस है. जस्टिस, कंसेप्शन ऑफ जस्टिस विद स्पेशल रेफरेंस टू रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस एंड इट्स कम्युनिटी एंड क्रिटिक, ये चीजें यूपीएससी ने दी है. लेकिन यहां से हमें एक मैक्रो अंडरस्टैंडिंग आई है, मैक्रो अंडरस्टैंडिंग आई है, लेकिन उसमें भी जस्टिस में क्या क्या पढ़ना है, माइक्रो लेवल पर उसकी क्या बाउंड्रीज होनी चाहिए, कितना पढ़ना है, क्या फोकस एरियाज होने चाहिए, वो हमें यहां से पता चलेगा. फॉर एग्जांपल अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो यहां पर ओरिजिनल पोजीशन पर क्वेश्चन है, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस पर क्वेश्चन है. तो कंसेप्शन ऑफ जस्टिस में क्या आता है, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, ये जो आइडिया है दैट इज रिलेटेड टू कंसेप्शन ऑफ जस्टिस. ओके, तो व्हेन आई टॉक अबाउट कंसेप्शन ऑफ जस्टिस, मैं आपको जब बता रहा हूं कि आप कंसेप्शन ऑफ जस्टिस के बारे में आइडिया रखो, तो आपको डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस क्या है ये आपको पता होना चाहिए. करेक्ट. उसके साथ जब रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस की बात होगी तो रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस में आपको ओरिजिनल पोजीशन, डिफरेंस प्रिंसिपल, हाउ द रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस हैव एनरिच्ड द लिबरलिज्म एंड व्हाट आर इट्स टू प्रिंसिपल्स एंड हाउ द आइडिया ऑफ जस्टिस ऑफ द रॉल्स इज कॉन्ट्रैक्चुअल एज वेल एज डिस्ट्रीब्यूटिव. ये सभी जो माइक्रो टॉपिक्स है ये आपको इस पीवाईक्यू एनालिसिस से पता चलेंगे. ये जो पीवाईक्यू एनालिसिस है ये इसके थ्रू आपको पता चलेंगे. और मैं इसी डॉक्यूमेंट की बात कर रहा हूं. ये डॉक्यूमेंट आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी मिलेगा और ये डॉक्यूमेंट आपको सारथी एस के पोर्टल पर भी मिल जाएगा. ओके, तो यहां पर आप देख सकते हैं टू प्रिंसिपल्स पर यूपीएससी ने 2 बार क्वेश्चन पूछा है, 15 और 16 में. कॉन्ट्रैक्चुअल या डिस्ट्रीब्यूटिव है रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस, इसके ऊपर इन्होंने 2017 में क्वेश्चन पूछा है. डिफरेंस प्रिंसिपल पर 2015 में क्वेश्चन पूछा है. ओरिजिनल पोजीशन पर 2013 में क्वेश्चन पूछा है. तो डायरेक्शन, किस चीज को यूपीएससी ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रही है, किस चीज को यूपीएससी रिपीटेडली पूछ रही है, क्या इंपॉर्टेंट थिंग्स है, ये सभी चीजें आपको जो है वो सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यू एनालिसिस से ही पता चलेगी. इसीलिए माय डियर फ्रेंड्स, अगेन इट्स अ वेरी सिंसियर रिक्वेस्ट, प्लीज do not ignore previous year questions. They are very important. As I earlier mentioned that this syllabus and PYQ makes your a specific GPS for your preparation. Fine. अभी हमने syllabus देख लिया जो हमारा फर्स्ट स्टेप था. फिर हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस देख लिया कि कितना वो जरूरी है हमारे प्रिपरेशन के लिए, वो हमारा सेकंड स्टेप था. अब बहुत ही ऑब्वियस है कि आपका थर्ड क्वेश्चन जो रहेगा वो यही रहेगा कि सर पढ़ना कहां से है. ये जो आप सिलेबस और पीवाईक्यू की बात कर रहे हो उस अकॉर्डिंग हमें पढ़ना कहां से, कौन से नोट्स हमें रेफर करना चाहिए. नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज अबाउट द सोर्सेस. हम किस तरीके के सोर्सेस को रेफर करें, कहां से पढ़े, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है. एंड लेट्स ट्राई टू आंसर इट. आप पीएसआर के लिए पीएसआर नोट्स बाय विवेक वाघमारे जो मेरे नोट्स हैं आप वो पढ़ सकते हो, और वो आपको अगेन सारथी आईएएस के पोर्टल पर इजीली आपको मिल जाएंगे. तो ये नोट्स आप पढ़ सकते हो डेफिनेटली, एंड आई रिकमेंड कि आप ये नोट्स पढ़े. और अब मैं ही नहीं, यूपीएससी ऑल इंडिया रैंक शक्ति दुबे इन्होंने भी इस नोट्स का रेफरेंस उनके वीडियो में बताया है और सजेस्ट किया है, रिकमेंड किया है. आप डेफिनेटली इस नोट्स को रेफर कर सकते हो. अब देखो ये आपको कहाँ मिलेंगे, ये आपको सारथी आईएएस के पोर्टल पर मिलेंगे. सो वहां पर आप जाके इनको डाउनलोड कर सकते हो. फाइन. नाउ व्हाई द सोर्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. सोर्स हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट डिस्कशन क्यों है. ओके, नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट व्हाई सोर्स मैटर्स. हमारे लिए सोर्स इतना जरूरी क्यों है. सोर्स बहुत ही जरूरी है क्योंकि सोर्स वो एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर हम अपने उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए रिलाय करते हैं. हम उसको पढ़ते हैं, उसको रिवाइज करते हैं, मल्टीपल टाइम्स उसको रिवाइज करते हैं, उसमें से वैल्यू एडिशन भी करते हैं. तो कहीं ना कहीं जब हम अपने आंसर्स लिखते हैं तो हमारे आंसर्स में वो जो कंटेंट है वो रिफ्लेक्ट होता है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो रिफ्लेक्ट होता है. वैसे किसी भी सोर्स से पढ़ा हुआ कंटेंट डायरेक्टली रिफ्लेक्ट नहीं करना चाहिए. एनीथिंग वी राइट इन द आंसर दैट शुड कम directly from our own understanding and indirectly from the sources. See, now try to understand
जो सोर्सेस होते हैं, ओके, सोर्सेस जो होते हैं वो सोर्सेस क्यों होते हैं? सोर्सेस आर देयर नॉट टू डायरेक्टली राइट योर आंसर फ्रॉम द सोर्सेस. सोर्सेस आर देयर टू मेक योर फंडामेंटल, योर फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग, to make you help understand the ideas, to make you help understand the concepts, to make you help understand the topic and the subject. आपको उस सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग हो, आपको उस टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग हो, यही पर्टिकुलर सोर्स का जो है पर्पस होता है. आपको एक बार आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग आ गई तो आपको क्वेश्चन की जो डिमांड है उसके हिसाब से आंसर को अपने खुद के लैंग्वेज में और क्वेश्चन की जो डिमांड है उसके फ्लो के अकॉर्डिंग आपको लिखना है. इसका मतलब द कंप्लीट आंसर has to be unique and it has to come from your own rather than directly from the notes. देखो सोर्स हमारे प्रिपरेशन में बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है कि हम किस सोर्स से पढ़ रहे हैं, हम कौन से नोट्स पढ़ रहे हैं. देखो नोट्स कोई भी पढ़ो, उस नोट्स में कुछ चीजें जो है वो इंपॉर्टेंट है, जो होनी ही चाहिए, जिससे आप अपनी प्रिपरेशन के लिए उस पर्टिकुलर नोट्स पर रिलाई कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज सिलेबस का हर पॉइंट उस नोट्स में कवर होना चाहिए, आपके सोर्स में कवर होना चाहिए. क्योंकि आप बहुत ही लॉजिकली सोचो, आप प्रिपरेशन करो यूपीएससी एग्जाम के लिए, आपके पास उसका एक पर्टिकुलर डिफाइंड सिलेबस है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के एनालिसिस भी है, जिससे आपको यह पता चल गया कि माइक्रो टॉपिक्स क्या है, सब टॉपिक्स क्या है. अब बिकॉज कि आपके पास सारी डिटेल्स है टॉपिक्स की और माइक्रो टॉपिक्स की, तो वो सारे टॉपिक्स, सारे माइक्रो टॉपिक्स और बहुत ही लॉजिकल ऑर्डर में, एक प्रॉपर सीक्वेंस में, वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर में अगर किसी पर्टिकुलर नोट्स में है तो वो नोट्स आपका फर्स्ट जो रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट करता है. और जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट है वो यही है कि कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ऑफ द एंटायर सिलेबस. कंप्लीट सिलेबस का कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज जो है वो उस नोट्स में होना चाहिए. क्योंकि कई बार क्या होता है, कोई पर्टिकुलर टॉपिक, फॉर दैट मैटर आप कोई भी बुक उठा लो, कोई पर्टिकुलर टॉपिक आपको मेंशन रहेगा, मिलेगा, कोई पर्टिकुलर टॉपिक आपको नहीं मिलेगा, एंड देन फॉर दैट पर्टिकुलर टॉपिक यू विल हैव टू शिफ्ट टू द अदर नोट्स, आपको कोई और नोट्स रेफर करने पड़ेंगे. लेकिन देखो प्रिपरेशन आसान तभी होती है जब हमें एक सिंगल स्टॉप सॉल्यूशन मिलता है, जब हमें एक सिंगल नोट्स मिलता है, सिंगल बुक मिलता है जिसमें हमारी सारी रिक्वायरमेंट्स, एटलीस्ट हमारी एग्जाम की जो सारी रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफिल हो. इसीलिए सिंगल स्टॉप सॉल्यूशन जो है वो इंपॉर्टेंट है. अब हमारे नोट्स पढ़ने से आपको फायदा ये होगा कि फर्स्ट इट विल हेल्प यू बिकॉज इट इज अ सिंगल स्टॉप सॉल्यूशन. सिंगल स्टॉप सॉल्यूशन फॉर पीएसआर. पीएसआर के लिए एक सिंगल स्टॉप सॉल्यूशन आप अज्यूम कर सकते हो, कंसीडर कर सकते हो. क्यों? क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट बात कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज है. कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज है आपको, इट इज बेस्ड ऑन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ट्रेंड को, उसको पूरी तरीके से एनालाइज करके इस नोट्स को बनाया हुआ है. उसी के साथ साथ सिलेबस के सारे पॉइंट्स, लगभग सारे पॉइंट्स, मतलब आप कोई भी ऐसा एक पॉइंट नहीं है जो बोल सकते हो कि ये इस पर्टिकुलर सिलेबस में मेंशन नहीं है. तो सिलेबस के सारे पॉइंट्स कॉम्प्रिहेंसिवली कवर्ड है, बहुत ही लॉजिकल और सिस्टमैटिक मैनर में कवर्ड है. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के एनालिसिस भी वहां पर रिफ्लेक्ट होता है. उसी के साथ साथ वो वेल अरेंज्ड है, ऑर्गेनाइज्ड है और एक प्रॉपर सीक्वेंस में है. उस वजह से इट बिकम्स वेरी इजी फॉर एनी एस्पायरेंट टू प्रोसीड विथ इट. करेक्ट. उसी के साथ साथ जो और एक इंपॉर्टेंट चीज होती है जो हमारे एग्जाम्पल्स में, सॉरी हमारे आंसर्स में होनी चाहिए, जब भी हम आंसर्स लिखते हैं तो वो स्टैटिक नहीं होने चाहिए. अब ये स्टैटिक आंसर, डायनामिक आंसर, ये सारा जो डिफरेंस है वो मैं आपको किसी और वीडियो में समझाऊंगा कि व्हाट इज द डिफरेंस. बट सी हमारे जो आंसर्स है उसमें एग्जाम्पल्स होने चाहिए, वो जरूरी है. उसके पीछे का लॉजिक क्या है वो मैं किसी और वीडियो में डिस्कस करूंगा. और एटलीस्ट जो हमारा फर्स्ट लेक्चर होगा, फाउंडेशन का जो फर्स्ट लेक्चर होगा, जिसमें पॉलिटिकल थ्योरी क्या होती है, पॉलिटिकल थ्योरी क्या है. सो बेसिकली मैं एक मिनट में आपको समझा देता हूं. पॉलिटिकल थ्योरी इज बेसिकली पॉलिटिकल साइंस plus political philosophy, whereas science deals with the empirical normative things, the real life things, it explains what is the situation, whereas political philosophy deals with the moral and ethical aspect of the political dynamics. करेक्ट. सो यहां पर बात क्या होना चाहिए इसके बारे में होती है. ये फिलोसॉफिकल, मोरल और थ्योरेटिकल बातें होती है फिलोसॉफी में. करेक्ट. तो political theory is not just about political science or not just about political philosophy. It is an integration of both. It's an integration of science, empirical data, scientific approach as well as the philosophical component. तो इस वजह से हमारे आंसर सिर्फ थ्योरेटिकल नहीं लगने चाहिए. इस वजह से एग्जाम्पल्स ऐड करके हम उसको डायनेमिक बना सकते हैं. और इस वजह से एग्जाम्पल्स होना बहुत ही जरूरी है. आप चाहे सोर्स कोई भी रेफर करो,
लेकिन एग्जांपल्स इसलिए भी जरूरी है कि आपको कोई भी आइडिया, कोई भी थ्योरी, फॉर एग्जांपल अगर हम पावर, ऑथोरिटी, लेजिटिमेसी की बात कर रहे हैं तो पावर, ऑथोरिटी, लेजिटिमेसी में डिफरेंस क्या है, ये अगर आपको कोई एग्जांपल के थ्रू समझा है तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी, वो लॉन्ग टर्म तक आपके दिमाग में भी रहेगी। तो आगे जब आप आंसर में लिखोगे तो जो रीडर है, जो आंसर रीड करने वाला है, जो चेक करने वाला है, जो रिव्यूअर है, इवैल्यूएटर है, उसको भी कन्विंस होगा कि ओके दिस गाय हैज अंडरस्टूड द कंसेप्ट एंड दिस ही कैन रियली और शी कैन रियली इंप्लीमेंट द आइडियाज इनटू द रियल लाइफ वर्ल्ड। बिकॉज पॉलिटिकल साइंस, आई वांट टू टेल यू, पॉलिटिकल साइंस, क्योंकि ये जो हम पहला टॉपिक है पॉलिटिकल थ्योरी का, उसमें हम डिटेल में समझेंगे कि पॉलिटिकल साइंस जो है, पॉलिटिकल थ्योरी, ये जो सब्जेक्ट है, ये कोई थ्योरेटिकल सब्जेक्ट नहीं है। दिस इज अ फ्रेमवर्क टू सॉल्व द रियल लाइफ प्रॉब्लम्स इन द रियल टाइम ऑफ द पॉलिटिकल डायमेंशन ऑफ द पॉलिटिकल डायनामिक्स, करेक्ट, इन द पॉलिटिकल सिस्टम। तो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना होता है, इस वजह से उसको करंट लिंकेजेस करना भी जरूरी होता है। तो हमारे नोट्स में चाहे हमारे सोर्सेस कोई भी हो, हमारे सोर्सेस में ये होना चाहिए कि एग्जांपल्स होने चाहिए, करंट के लिंकेजेस होने चाहिए, बिकॉज जो भी हम पॉलिटिकल आइडियाज हम डिस्कस कर रहे हैं उसका रियल लाइफ में क्या इंप्लीकेशन है, उसका रियल लाइफ में यूटिलाइजेशन क्या है। सिर्फ रॉल्स की जस्टिस थ्योरी पढ़ के इज नॉट इनफ, अंडरस्टैंडिंग द रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस इज नॉट इनफ, इट इज रेलेवेंट ओनली एंड ओनली व्हेन इट हैज द एप्लीकेशन इन द रियल लाइफ। जब रियल लाइफ में जो इनइक्वालिटी है, जो इनजस्टिस है, अगर उसको वो सॉल्व कर सकता है वो रॉल्स की थ्योरी, तो ही वो रॉल्स की थ्योरी हमारे काम की है। तो कहीं ना कहीं जो भी थ्योरीज हम समझते हैं उसका रियल लाइफ में अगर वो प्रॉब्लम सॉल्विंग में हेल्प करता है, अगर वो सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है, देन ओनली इट इज रिलेवेंट। और इसीलिए कहीं ना कहीं वो जो डिस्कशन आता है कि पॉलिटिकल थ्योरी डिक्लाइन हुई, रिसर्जेंस हुई, वो सारी चीजें जो हम देखेंगे बाद में, वो इसीलिए है कि कहीं ना कहीं टू मच थ्योरेटिकल जब हम बातें करते हैं तो हमारे सब्जेक्ट की जो वैलिडिटी है वो कम हो जाती है, वो एक्सपायर हो जाती है। इस वजह से हमें हमारे आंसर्स को आउटडेटेड नहीं रखना है, हमें हमारे आंसर्स को अपडेटेड रखना है। तो देखो, एक होता है आउटडेटेड होना, एक होता है अपडेटेड होना। अगर आपके सोर्स में करंट के एग्जांपल्स नहीं है, लिंकेजेस नहीं है, तो आपका सोर्स आउटडेटेड हो जाएगा, करेक्ट, आउटडेटेड हो जाएगा। और अगर आपके सोर्स में मतलब बेसिकली एग्जांपल्स है, इंटरलिंकेजेस है, तो आपका जो सोर्स है वो अपडेटेड रहेगा और अपडेटेड आंसर्स की ही रिक्वायरमेंट होती है। उसी के साथ साथ कोई भी टॉपिक हो उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन होना जरूरी है। कोई भी टॉपिक हो उसका मतलब, फॉर एग्जांपल अगर कोई टॉपिक है तो वो सफिशिएंटली एक्सप्लेन होना चाहिए, इतना इनफ एक्सप्लेनेशन होना चाहिए कि हमें उसको वो समझ में आ जाए और हम उसको लिखते वक्त कन्वे कर सके, लिख सके, करेक्ट। तो वो डिटेल एक्सप्लेनेशन होना चाहिए। एट द सेम टाइम नोट्स जो है वो क्रिस्प होने चाहिए, कंसाइज होने चाहिए और टू द पॉइंट होने चाहिए। टू द पॉइंट मतलब अननेसेसरी डिस्कशंस नहीं होने चाहिए, जो काम के हैं वो डिस्कशंस उतने ही डेप्थ में, उतने ही लेंथ में होने चाहिए जितने वो रिक्वायर्ड है, तभी वो जो मटेरियल है वो हमारे काम का होता है। तो कहीं ना कहीं हमारे तो नोट्स में ये सारी चीजें आपको मिल जाएगी और इस वजह से आप इन नोट्स को रेफर कर सकते हो। देखो, कई बार हमें ये डाउट आता है कि कोई भी नोट्स हम जब पढ़ रहे होते तो हमें सबसे इंपॉर्टेंट जो डाउट आता है कि क्या ये नोट्स हमारे लिए इनफ है, सफिशिएंट है, क्या हमें इसके बियॉन्ड जाने की जरूरत है। तो देखो, बियॉन्ड जाना है, नहीं जाना है, इसी नोट्स पर रिलाय करना है, नहीं करना है, क्या और पढ़ना चाहिए, कितने सोर्सेस पढ़ने चाहिए, इन सभी क्वेश्चन का जो आंसर है वो सिंपल है। आपको सिंपली आपकी सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बेसिस पर जो मैक्रो माइक्रो टॉपिक्स है उसका जो डिटेल एक्सप्लेनेशन है, उसका जो करंट लिंकेजेस है, उसके जो इंटर लिंकेजेस और करंट एग्जांपल्स है, अगर ये सारी चीजें आपको प्रॉपर तरीके से आपको समझ में आए, सिंपल लैंग्वेज में अगर वो अवेलेबल है, तो डेफिनेटली फिर आपको कोई और सोर्सेस रेफर करने की जरूरत नहीं है। ओके, अगेन वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, आपको जो सोर्स है, आप जो भी सोर्स रेफर कर रहे हो, चाहे आप हमारे नोट्स रेफर कर रहे हो, कोई भी नोट्स रेफर कर रहे हो, तो आपको किस तरीके से नोट्स से हेल्प मिलनी चाहिए, हाउ द नोट्स, हाउ द सोर्स शुड हेल्प अस। सी, फर्स्ट ऑफ ऑल, whatever the notes you refer, for example if you refer our notes, then that must help you build your conceptual understanding। आपकी जो conceptual understanding है वो आपकी बिल्ड हो, क्योंकि दिस एग्जाम इज नॉट अबाउट व्हाट नोट्स यू रेफर, दिस एग्जाम इज नॉट अबाउट फ्रॉम वेयर यू अंडरस्टूड, फ्रॉम वेयर यू नो आपने किससे पढ़ा, क्या पढ़ा, ये जरूरी नहीं है। ये एग्जाम में सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपको चीजें समझी है या नहीं, आपको अंडरस्टैंडिंग आई है या नहीं, आपने वो कहीं से भी अंडरस्टैंड की हो,
करेक्ट। आपने यूट्यूब से वीडियो देखा, आपने गूगल किया हो, आपने कहीं से भी देखा हो, आपने किसी भी टीचर से, किसी भी दोस्त से क्यों ना पढ़ा हो, आपको वो चीज समझी है या नहीं, अंडरस्टैंडिंग बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। If you ask me what is the most important thing in this examination, then I would tell you the understanding of the concept. जब आपको अंडरस्टैंडिंग होगी किसी भी आइडिया की, किसी भी कंसेप्ट की, तभी आप क्वेश्चन को समझ पाओगे और तभी आप उस क्वेश्चन की डिमांड के हिसाब से अपना आंसर जो है वो लिख पाओगे। इसीलिए अंडरस्टैंडिंग, काफी बार होता क्या है कि हम जल्दी जल्दी पढ़ने के चक्कर में, टारगेट कंप्लीट करने के चक्कर में हम चीजों को डेफिनेट तरीके से, सही तरीके से समझते नहीं है, हम कंसेप्ट्स को समझते नहीं है, हमें पता ही नहीं होता है। मतलब काफी सारे आंसर्स जब मैं पढ़ता हूं बच्चों के, काफी बच्चों के साथ जब मैं डिस्कशन करता हूं, तो मुझे ये रियलाइज होता है कि बेसिक्स जो है, जो फंडामेंटल्स है, वही क्लियर नहीं है और वही सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपके फंडामेंटल्स क्लियर है, अगर आपके बेसिक्स क्लियर है, तो आप किसी भी क्वेश्चन को किसी भी तरीके से डील कर सकते हो। या अदरवाइज क्या होता है, जब आपके फंडामेंटल्स क्लियर नहीं है तो क्वेश्चन थोड़ा भी रिफ्रेम कर दिया, यूपीएससी ने क्वेश्चन को थोड़ा भी ट्विक कर दिया और अलग तरीके से पूछ लिया, तो आपके लिए वो आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन हो जाता है, आपके लिए वो आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन हो जाता है और फिर आप पैनिक हो जाते हो, आप उसको टैकल नहीं कर पाते, आप उससे डील नहीं कर पाते। इसीलिए सबसे जरूरी है कि आपको कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, बेसिक फाउंडेशनल अंडरस्टैंडिंग जो है वो होनी चाहिए किसी भी कंसेप्ट की। जब हम इक्वालिटी की बात करते हैं तो इक्वालिटी क्या है, अफर्मेटिव एक्शन क्या है, जस्टिस का मतलब क्या है, स्टेट का मतलब क्या है। हमें स्टेट की लिबरलिज्म की थ्योरी पता होती है, लेकिन स्टेट एज अ कंसेप्ट क्या है हमें यही नहीं समझ में होता है। पॉलिटिकल थ्योरी में हमें बिहेवियरल अप्रोच पता है, लेकिन पॉलिटिकल थ्योरी एज अ फ्रेमवर्क क्या है, उसकी बेसिक आइडिया क्या है, हमें यही नहीं पता होते। और जब हम बेसिक्स लैक करते हैं, जब हम फाउंडेशंस को लैक करते हैं, तो डेफिनेटली वो हमारे आंसर्स में रिफ्लेक्ट होता है कि कहीं ना कहीं इस पर्सन का फाउंडेशन जो है वो क्लियर नहीं है, इस वजह से ये चीजों को इंटरलिंक नहीं कर पा रहा है, इस वजह से वो क्वेश्चन के आंसर में फ्लो नहीं मेंटेन कर पा रहा है, इस वजह से उसके आंसर्स में वो ऑर्गेनिकनेस जो है वो नहीं है। तो ये सारी चीजें लैकिंग करती है अगर हमें फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग नहीं है। इसीलिए मैं आपको बताऊंगा, चलो एक दिन में एक टॉपिक आपने टारगेट रखा है कि कंप्लीट करना है, लेकिन आपको एक टॉपिक को मान लो कंप्लीट करने के लिए 2 दिन भी लग गए, 3 दिन भी लग गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप उस टॉपिक को तब तक अच्छे से पढ़िए जब तक आपको वो टॉपिक बहुत ही अच्छी तरीके से समझा नहीं है, और तब तक आपको उस टॉपिक को पढ़ना है या समझना है जब तक आप सेम टॉपिक को किसी और को समझा नहीं सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, स्टेट क्या होता है, स्टेट की आइडिया क्या है, पॉलिटिकल थ्योरी क्या है, या फॉर दैट मैटर ऑथोरिटी और पावर में डिफरेंस क्या है, जब तक ये आपको क्लियर नहीं है और आप ये किसी और को नहीं समझा सकते हो, तब तक आप बिल्कुल भी ये नहीं मान सकते हो कि आपको वो चीज बहुत ही अच्छे से समझ गई है। और आपको खुद को ही अगर वो चीज उतने अच्छे से नहीं समझी है और आप किसी और को नहीं वो समझा सकते हो, तो आप कैसे मानोगे कि आप एक अच्छा आंसर लिख सकते हो? बिकॉज आंसर क्या है, किसी भी क्वेश्चन का आंसर क्या है? आंसर वही है कि हम उस सवाल का जवाब लिख के जो रीडर है, जो इवैल्यूएटर है, उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, हमारी क्या अंडरस्टैंडिंग है इसके बारे में, वो हम उसको कन्वे करने की कोशिश करेंगे। तो वो तभी हम इफेक्टिवली कन्वे कर पाएंगे जब हमें खुद को वो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसीलिए अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। लेट इट टेक टाइम, थोड़ा टाइम लगेगा, 2 दिन एक्स्ट्रा लगेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेक श्योर कि आप जो भी पढ़ रहे हो वो चीज आपको समझे। अब यहां पर और एक इंपॉर्टेंट बात है जो हम रिवीजन करते वक्त मैं आपको बताऊंगा, रिवीजन वाले टॉपिक पर हम जब डिस्कशन करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। फिर भी यहां पर एक बार बता देता हूं कि कोई भी चीज आप जब पढ़ोगे तो जरूरी नहीं है कि आपको फर्स्ट इंस्टेंस में ही वो समझे। इट मे टेक सेकंड रीडिंग, इट मे टेक थर्ड रीडिंग। देखो कई बार ऐसा होता है, मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताता हूं, आप जब भी चीजें पढ़ोगे, फॉर एग्जांपल आप कोई भी चीज को जब 10 बार पढ़ोगे, 15 बार पढ़ोगे, मान लो आपने एक बुक पकड़ी, फॉर एग्जांपल हमारे प्रिपरेशन में लक्ष्मीकांत जो बुक होती है पॉलिटी में, पीएसआर के लिए नहीं बट जीएस2 के लिए, पीएसआर में भी हम उसको रेफर करते हैं बट जीएस2 में या इंडियन पॉलिटी में प्रीलिम्स के लिए जब हम लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं, द ब्यूटी ऑफ द रीडिंग मल्टीपल टाइम्स इज कि हम जब भी कोई चीज जितने ज्यादा बार पढ़ते हैं, हमको हर नए बार जब हम पढ़ते, एवरी न्यू टाइम वी रीड द सेम थिंग, वी गेट टू नो, वी आइडेंटिफाई द न्यू थिंग्स। हम सेम चीज को हम जितनी बार बार पढ़ते हैं, हमको उसी सेम चीज के बारे में जिसको हमने ऑलरेडी 15 बार पढ़ा है,
जब हम 16वीं बार पढ़ते हैं तो हमको उसके बारे में एक नई आइडिया आती है, हमको उसके बारे में नया डायमेंशन पता चलता है। इसीलिए जितनी ज्यादा बार आप चीजों को पढ़ते जाओगे पढ़ते जाओगे पढ़ते जाओगे, आपकी अंडरस्टैंडिंग उतनी ही डेप्थ, उतनी ही गहरी होती जाएगी, उतनी ही जबरदस्त और तगड़ी होती जाएगी, स्ट्रांग होती जाएगी। इस वजह से रिवीजन कितना जरूरी है ये तो हम डिस्कस करने ही वाले हैं। बट कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, कोई भी सोर्स हम पढ़ रहे हैं वो सोर्स से हमारी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होनी जरूरी है, हमें रटना नहीं है। जब आप चीजों को रटोगे, जब आप चीजों को मगअप करोगे, तो वो एज इट इज आप वहां पर लिख के आओगे, जो फिर बाकी सभी लोग भी करेंगे। करेक्ट? तो आपके आंसर्स में उनके आंसर्स में फर्स्ट थिंग डिफरेंस नहीं आएगा। सेकेंडली, आपके आंसर्स में वो ऑर्गेनिकनेस नहीं आएगा, लगेगा कि कहीं ना कहीं इन्होंने बस कॉपी पेस्ट किया है, कहीं ना कहीं बस यहां से रट्टा मार के यहां पर लिखा है। आपके आंसर में वो न्यूनेस नहीं आएगा, आपके आंसर में वो फ्रेशनेस और जो क्वेश्चन की जो डिमांड है, जो एड्रेस होनी चाहिए, वो नहीं हो पाएगी, क्योंकि आपने क्वेश्चन में क्या पूछा है वो नहीं लिखा है। आपने वो लिखा है जो आपको उस टॉपिक के बारे में पता है, आप जो जानते हो आप वो लिख के आ रहे हो, नॉट व्हाट इज आस्क्ड। यू हैव रिटन व्हाट यू ऑलरेडी नो, नॉट व्हाट इज आस्क्ड। करेक्ट? तो इसीलिए रट्टा मारने से ये एग्जाम में हम अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर सकते। अगर हमें एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस करना है तो हमें डेफिनेटली चीजों को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज, एनी सोर्स यू रीड दैट शुड हेल्प यू इंटरलिंक। अगर हम हमारे नोट्स की बात करें तो इस नोट्स में आपको चीजों को इंटरलिंक कैसे करना है, एग्जांपल्स को, करंट इवेंट्स को, कॉन्टेम्पररी डेवलपमेंट्स को इंटरलिंक कैसे करना है, ये आपको इस नोट्स में बताया गया है। एवरी सेकंड पॉइंट में ये चीज बताई गई है, इतनी ज्यादा बार बताई गई है कि आप मल्टीपल टाइम्स पढ़ने के बाद आपको वो आइडिया खुद ही आ जाएगी और आप खुद ही मास्टर हो जाओगे इंटरलिंक करने में, और वो बहुत ही जरूरी चीज है। करेक्ट? दूसरा जो है वैल्यू एडिशन। वैल्यू एडिशन इन द सेंस कि बेसिकली कुछ नए एग्जांपल्स, कुछ नए आइडियाज, कुछ नए इमर्जिंग कंसेप्ट। करेक्ट? जैसे कि अभी पोस्ट मॉडर्निज्म की तो बात हो ही रही है, ये तो चलो फिर भी पुराना कंसेप्ट है, लेकिन जैसे इको फेमिनिज्म, इसके ऊपर भी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। यूपीएससी क्या करता है, यूपीएससी कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस जो है वो इमर्जिंग आइडियाज पर पूछता है। इमर्जिंग आइडियाज मतलब आने वाले समय में किस चीजों पर डिस्कशन ज्यादा हो सकता है। जैसे बीच में पोस्ट ट्रुथ के बारे में काफी डिस्कशन हो रहा था, कभी ना कभी उसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। पोस्ट मॉडर्निज्म तो चलो हमारा वो हिस्सा ही है सिलेबस का, वो भी हमने कहीं ना कहीं नोट्स में कवर्ड है। तो मोस्टली यूपीएससी क्या करता है, कुछ कुछ जगहों पर कुछ कुछ क्वेश्चंस वो इस तरीके से रिजर्व करता है जिसमें यूपीएससी एडवांस क्वेश्चन पूछे। एडवांस इन द सेंस की जो अपकमिंग ट्रेंड है, बिकॉज एज अ पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट यूपीएससी एक्सपेक्ट्स कि हमारी पॉलिटिकल साइंस की अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी हो, इतनी जबरदस्त हो कि हम आने वाले ट्रेंड को भी कैप्चर कर सके, इमेजिनेशन में हम उसको कैप्चर कर सके। बिकॉज पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट मतलब बिकॉज वी आर बेसिकली अ पॉलिटिकल साइंटिस्ट, तो हम पॉलिटिकल साइंटिस्ट होने के नाते पॉलिटिकल डोमेन में क्या क्या चीजें अभी हो रही है, क्या पास्ट में हो रही है, सो जो पास्ट में डेवलपमेंट्स हुई और जो करंट में हो रहा है उसके बेसिस पर फ्यूचर में क्या हो सकता है ये भी प्रेडिक्ट करना पॉलिटिकल एनालिस्ट का, पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट्स का काम होता है। समझने की ये जरूरत होता है। तो बेसिकली वैल्यू एडिशन होना चाहिए, उसी के साथ साथ इनफ इंफॉर्मेशन होनी चाहिए ताकि हम आंसर्स को लिख सके। मतलब आपको मान लीजिए कि जॉन रॉल्स की थ्योरी ऑफ जस्टिस के ऊपर 20 मार्क्स का क्वेश्चन आया और आपने सिर्फ एक पेज का कंटेंट पढ़ा है, आपने जो भी नोट्स पढ़े उसमें मान लेते कि एक ही पेज का कवरेज है, 2 लाइन में वेल ऑफ इग्नोरेंस बताया, 2 लाइन में उन्होंने ओरिजिनल पोजीशन बताया, 2 प्रिंसिपल्स उन्होंने मेंशन किए और डिफरेंस प्रिंसिपल बताया, एक पेज में कवर किया। तो ये इंफॉर्मेशन इतनी इनफ नहीं है कि आपको रॉल्स की थ्योरी ऑफ जस्टिस के बारे में प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग बना सके। उसी के साथ साथ ये इंफॉर्मेशन बिल्कुल भी इनफ नहीं है कि आप इसका 20 मार्क और क्वेश्चन का आंसर जो है वो लिख सको। इसीलिए कोई भी नोट्स जब आप पढ़ो तो मेक श्योर दैट व्हाटएवर इज प्रोवाइडेड इन द नोट्स, व्हाटएवर टॉपिक इज मेंशन इज सफिशिएंटली एक्सप्लेन्ड सो दैट यू कैन राइट 50 मार्कर क्वेश्चन, 20 मार्कर क्वेश्चन, 10 मार्कर क्वेश्चन, आप किसी भी तरीके का क्वेश्चन जो है वो लिख सको। इतना इंफॉर्मेशन उसमें होना बहुत जरूरी है। फाइन। तो देखो हमने 3 से 4 क्वेश्चंस अभी तक डिस्कस कर लिए हैं। पहला क्वेश्चन हमें कि फर्स्ट स्टेप सिलेबस वाली देखी, दूसरी स्टेप हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस देखा, तीसरी स्टेप हमने सोर्सेस के बारे में और सोर्सेस किस तरीके से हमारे प्रिपरेशन में हेल्प करते हैं, सोर्सेस से हमें क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए, सोर्सेस को बेसिकली वो हमारे लिए रिलायबल है या नहीं, ये देखने के लिए क्या पैरामीटर्स होने चाहिए, ये सभी चीजें हमने देख ली। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट ऑब्वियस क्वेश्चन पर, वो है करंट अफेयर्स।
ओके क्योंकि पॉलिटिकल साइंस, जैसे कि मैंने पहले भी डिस्कस किया, पॉलिटिकल साइंस जो है ये कोई थ्योरेटिकल सब्जेक्ट नहीं है, इट इज नॉट अ थ्योरेटिकल डिसिप्लिन, इट्स अ रियल वर्ल्ड साइंस, इट्स अ प्रैक्टिकल साइंस, it's a scientific approach also, it has a scientific approach, it has a theoretical dimension, it has both, करेक्ट। इस वजह से करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर्स इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो भी थेरीज हम समझ में आ रहे हैं, अगर हम डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं तो डेमोक्रेसी आज वर्ल्ड में डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में वो कितनी रेलेवेंट है, क्या उसका डिक्लाइन हो रहा है, क्या डेमोक्रेसी इज रियली अ सॉल्यूशन फॉर अ गुड गवर्नेंस, इज डेमोक्रेसी रियली अ गुड मैकेनिज्म, अ गुड सिस्टम to ensure the welfare of the people, to ensure the welfare of the citizens। तो ये सब जो चीजें हैं प्रैक्टिकल लेवल पर समझने के लिए करंट डेवलपमेंट्स क्या हो रही है ये समझना बहुत जरूरी है। उसी से हमें समझ में आएगा, जब हम करंट डेवलपमेंट्स की बात करेंगे, करंट हैपनिंग्स पर नजर रखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि हम जो भी चीजें एज अ थ्योरी पढ़ रहे हैं वो कितनी काम कर रही है, कितनी रिलेवेंट है और कितना इसमें एडिशन करने की जरूरत है। अब देखो करंट अफेयर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो आपके मन में आएगा कि सर करंट अफेयर्स को हम कवर कैसे करें। अब देखो हमारा जो ट्रेडिशनल तरीका है करंट अफेयर कवर करने का वो है कि हम न्यूज़पेपर से पढ़ते हैं। क्या हमें न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए या क्या हमारे पास कोई और ऑप्शन है? देखो न्यूज़पेपर पढ़ना चलो एक अच्छी आइडिया हो सकती है, हम इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं कि न्यूज़पेपर पढ़ना हमारे लिए एज एन एस्पायरेंट हैविंग अ लॉट ऑफ टाइम कंस्ट्रेंट कितना हमारे लिए बेनिफिशियल है। देखो न्यूज़पेपर से हमारी ओपिनियन बिल्डिंग हो सकती है, बट डेफिनेटली वही चीज अगर हम किसी भी पर्सपेक्टिव से किसी भी फॉर्मेट में पढ़े, चाहे हम मैगजीन के फॉर्मेट में भी पढ़े, अंडरस्टैंडिंग तो हमारी वहां से भी डेवलप हो सकती है, करेक्ट। न्यूज़पेपर पढ़ने में एक जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम, और ये थोड़ा सा मेरा पर्सनल ओपिनियन भी हो सकता है, नॉट नेसेसरी कि सभी लोग इससे एग्री हो, बट मुझे ऐसे लगता है कि देखो जब हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि एक न्यूज़पेपर हमारे लिए इनफ नहीं होता है, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस में इंटरनेशनल रिलेशन, जो ग्लोबल पॉलिटिक्स की जो डेवलपमेंट्स होती है उसके लिए हम डिफरेंट डिफरेंट न्यूज़पेपर्स को हमें रेफर करना पड़ता है। कुछ कुछ थिंक टैंक्स भी है, जैसे कि ORF पर इंटरनेशनल रिलेशन के काफ़ी अच्छे आर्टिकल्स आते हैं बाय डिफरेंट डिफरेंट स्कॉलर्स, वहाँ पर आते रहते हैं। उसी के साथ साथ द हिंदू में भी काफ़ी अच्छे आर्टिकल्स आते रहते हैं। अगर हम IGP वाले सेक्शन की बात करें, पॉलिटिकल जो पार्ट है जैसे ज्यूडिशरी या फिर पार्लियामेंट इन डिक्लाइन या फिर कोई भी पंचायती राज या फिर कोई भी कास्ट पॉलिटिक्स, इन सब चीज़ों के बारे में अगर बात हो रही है, क्रिस्तोफ जेफरलट की बात हो रही है, अतुल कोहली की बात हो रही है, या फिर फॉर दैट मैटर कोई और स्कॉलर की बात हो रही है IGP में, तो इस तरीके के जो आर्टिकल्स है वो इंडियन एक्सप्रेस में काफ़ी बढ़िया आते हैं, ठीक है। अब देखिए क्योंकि हम UPSC एस्पायरेंट है, हमारे पास लगभग दिन में 6 से 7 घंटे हैं पढ़ने के लिए, चलो ज़्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है, तो इसमें हमें GS की प्रिपरेशन करनी है, प्रीलिम्स करना है, मेंस आंसर राइटिंग करनी है, ऑप्शनल भी करना है, 10 तरीके की चीज़ें हमें करनी है। अब इसमें सिर्फ PSR के करंट अफेयर के लिए, क्योंकि उसका स्टैटिक तो पढ़ना है ही हमें, ओके, और लगभग जो मैक्सिमम डेवलपमेंट है PSR की वो आपको हमारे अपडेटेड नोट्स में मिल ही जाएगा। मतलब मान लीजिए कि आपको अगले महीने अपडेटेड नोट्स मिलेंगे, तो इस टाइम तक की जो सभी डेवलपमेंट्स है, तो अभी जैसे इंडिया पाकिस्तान वॉर चल रहा है, तो इंडिया पाकिस्तान वॉर के जो डायनामिक्स है किस तरीके से वो हमारे करंट अफेयर में, पॉलिटिकल साइंस या इंटरनेशनल रिलेशन में किस तरीके से वो इंप्लीकेशन उसके क्या है, ये सभी चीजें आपको अपडेटेड नोट्स में तो मिल ही जाएंगे। फिर बात आती है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम धीरे धीरे 1 महीना होता है, 2 महीना होता है, तो उसमें जो करंट अफेयर्स आते हैं वो हम उसको कैसे कवर करें। देखिए न्यूज़पेपर तो हम 3-3, 4-4 सोर्सेस तो हम रेफर नहीं कर सकते, क्योंकि ये बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। एक पर्टिकुलर पर्सन, एक स्टूडेंट 4-4 न्यूज़पेपर रेफर नहीं कर सकता है, बिल्कुल भी ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि अगर वो हम करने जाएंगे तो लगभग हमारे दिन के 3 घंटे हमारे वहां पर जा सकते हैं, जो कि बिल्कुल भी कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है। देखो प्रिपरेशन को हमें बहुत ही कैलकुलेटेड मैनर में करना है, प्रिपरेशन जो है वो बहुत ज्यादा कैलकुलेटेड मैनर में होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, आप ध्यान में रखिए, कैलकुलेटेड होना चाहिए कि मुझे कितना समय किस चीज को देना चाहिए, ये मुझे डिसाइड करना पड़ेगा, ये मुझे समझना पड़ेगा, करेक्ट। अगर देखिए करंट अफेयर से मान लो 2 ही क्वेश्चन आ रहे हैं और मैं दिन का 2 घंटा करंट अफेयर के लिए दे रहा हूं, और उसी के साथ साथ अगर पॉलिटी से मान लो 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन पॉलिटी के लिए भी मैं दिन के 2 ही घंटा दे रहा हूं, तो कहीं ना कहीं ये प्रपोर्शनेट नहीं है। जिस चीज के ऊपर ज्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं, जो चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर मैं कम टाइम दे रहा हूं, या इन प्रपोर्शन उतना ही टाइम दे रहा हूं जितना मैं कम सवाल जिस टॉपिक के ऊपर पूछे जा रहे हैं उसको दे रहा हूं,
तो समवेयर दिस इज नॉट इन प्रपोर्शनेट, सो वी हैव टू मेक इट वेरी क्लियर कि हमें प्रपोर्शनेट। अब देखो पॉलिटिकल साइंस में करंट अफेयर डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है, लेकिन पॉलिटिकल साइंस में करंट अफेयर जो है वो एज एन एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। जैसे एक सवाल जो है 10 साल पहले भी चैलेंजेस इन साउथ एशिया ही पूछता था, 10 सालों से चैलेंजेस इन साउथ एशिया ही पूछ रहा है, आगे भी चैलेंजेस इन साउथ एशिया ही पूछेगा। लेकिन चैलेंजेस इन साउथ एशिया में जो आंसर बदलेंगे, आंसर में देखो जैसे टेररिज्म, पाकिस्तान के साथ डिस्प्यूट, ये सारे चैलेंजेस पहले भी थे। लेकिन अब रिसेंट में एग्जांपल में क्या ऐड हो गए कि इंडस वाटर ट्रीटी हमने सस्पेंड कर दी है, करेक्ट। उसी के साथ साथ फॉर एग्जांपल अभी इंडिया पाकिस्तान वॉर हो रहा है, तो काफ़ी सारी जो बॉर्डर्स है वो बंद हुई है, एयर स्पेस रेस्ट्रिक्टेड हुआ है, ट्रेड हमारा बंद हुआ है। तो ये जो चीज़ें हैं करंट अफेयर से, ये हमारे एग्जाम्पल्स है। तो ये दो तीन एग्जाम्पल्स के लिए हम पूरे साल भर न्यूज़पेपर पढ़े और उसी के साथ साथ 4 न्यूज़पेपर पढ़े, ये बिल्कुल भी टाइम इफेक्टिव नहीं है, ये बिल्कुल भी कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है, टाइम इफेक्टिव नहीं है। दूसरा इंपॉर्टेंट जो चैलेंज आता है एज एन एस्पायरेंट, जब हम बात करते हैं, अगर मैं बिगिनर की भी बात करूं, तो अगर एज अ बिगिनर मैं जब न्यूज़पेपर पढ़ने जाता हूं, तो सबसे इंपॉर्टेंट चैलेंज ये है कि मुझे समझ में ही नहीं आता है कि इसमें से कौन सा आर्टिकल मेरे सिलेबस से लिंक्ड है और मेरे लिए काम का है और मुझे पढ़ना है। ये मुझे समझना काफी ज्यादा डिफिकल्ट होता है, एंड दैट्स व्हाई आई एंड अप रीडिंग सो मेनी आर्टिकल्स एंड इवेंचुअली आई फॉरगेट ऑल। मैं सभी आर्टिकल्स पढ़ता हूं, बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़ता हूं, मुझे पता ही नहीं चलता कि उसमें से कितने मेरे लिए जरूरी है, और उसके बाद एंड ऑफ द डे मैं सारे आर्टिकल्स भूल भी जाता हूं कि मैंने क्या पढ़ा, और दूसरे दिन मुझे याद भी नहीं होता है कि मैंने न्यूज़पेपर से मैंने कौन सा आर्टिकल पढ़ा था और उसका क्या यूज मैं कर सकता हूं। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग ये होती है कि वॉट एवर न्यूज़पेपर आर्टिकल्स वी रीड, वी रियली फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू मेक यूज ऑफ इट इन अवर आंसर्स। हमारे आंसर्स में हम उसको किस तरीके से यूज करें, ये भी तो समझना एक बहुत ही जरूरी है। हमारे सिलेबस के पॉइंट के साथ हम उसको किस तरीके से लिंक करें। अगर देखिए इंडिया पाकिस्तान वॉर हो रहा है या ट्रेड हमारे बीच में अगर रुक गया है, तो वो किस तरीके से बेसिकली न्यू लिबरलिज्म के साथ हम उसको लिंक कर सकते हैं, किस तरीके से हम इसको रियलिज्म के साथ इंटरलिंक कर सकते हैं, ये सभी चीजें बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जाती है। इसीलिए देखो, अब देखो प्रॉब्लम्स डिस्कस करना मेरा काम नहीं है, प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करना मेरा काम है, और उसके ऊपर सॉल्यूशन क्या हो सकता है, हम किस तरीके से सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं, ये मेरा ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है। ओके, तो इसीलिए देखो सॉल्यूशन इसमें यह है कि हमारे पास PSIR बुलेटिन है। हर महीने के जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होते हैं, सभी न्यूज़पेपर से, जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर है, चाहे इंडियन एक्सप्रेस हो, द हिंदू हो, ORF हो, द डिप्लोमैट हो, इन सभी न्यूज़पेपर से जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होते हैं, जो हमारे सिलेबस के पर्सपेक्टिव से और हमारे पॉलिटिकल साइंस के पर्सपेक्टिव से जो इंपॉर्टेंट होते हैं, उनको हम एक जगह कंपाइल करके आपको सिलेबस के साथ लिंक करके देते हैं, जिससे आपका काम आसान होता है। मंथली मैगजीन आती है PSIR बुलेटिन। ओके, PSIR बुलेटिन हमारी मंथली मैगजीन आती है, आप उसको रेफर कर सकते हो, करेक्ट। ये आपको, ये भी मैगजीन जो है आपको सारथी के पोर्टल पर डेफिनेटली मिल जाएगी, सारथी के पोर्टल पर आपको ये मिल जाएगी। फाइन, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, नाउ आई होप कि आपको अभी तक की सभी चीजें समझ में आ गई, सोर्सेस के बारे में समझ में आ गया, करंट अफेयर किस तरीके से पढ़ना है, न्यूज़पेपर पढ़ना है या नहीं है, ये सभी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। अब जो इंपॉर्टेंट और एक चीज, जो और एक सवाल है हमारे मन में, वो ये है कि सर हमें PSIR प्रिपरेशन को कितने समय में खत्म करना चाहिए, ऑप्शनल को कब तक हमें खत्म करना है, और उसके लिए हमें कितना टाइम देना चाहिए, करेक्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, आपके भी मन में ये आ रहा होगा। अगर आ रहा होगा तो आप कमेंट में बताओ कि आपका भी ये डाउट था। फॉर दैट मैटर, इसके पहले जो भी हमने चीजें थी, वो आप में से किसकी किसकी डाउट्स थी, वो भी आप कमेंट में बताइए कि क्या क्या आपके डाउट्स थे। इसके अलावा इस वीडियो के एंड तक अगर आपको लगता है कि कुछ कुछ चीजें थी जो आपके मन में है, डाउट है, बट इस वीडियो में वो कवर नहीं हुए हैं, तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। देखो कितने समय में हमें PSIR को फिनिश करना चाहिए। अगर हम देखो यहां पर, अगर हम 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, 2026 के लिए, 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से देखो बाय द एंड ऑफ दिसंबर हमें मेंस रेडी होना चाहिए, मेंस रेडी रहना चाहिए, करेक्ट।
मेंस के लिए तैयार होना चाहिए, मतलब बाय द एंड ऑफ दिसंबर हमारी प्रिपरेशन उस लेवल की होनी चाहिए कि हम पॉलिटिकल साइंस के आंसर्स लिख सके, और सिर्फ लिख नहीं सके, वो इस लेवल के लिख सके कि हम अच्छा स्कोर कर सके, करेक्ट। क्योंकि उसके बाद हम अपनी प्रीलिम्स की प्रिपरेशन, और प्रीलिम्स होते ही फिर मेंस तुरंत 2-3 महीने में हो जाएगी, तो उस वजह से बहुत कम टाइम मिलता है, तो वी शुड बी वेरी मच प्रिपेयर। ओके, नाउ व्हाट इज मीन बाय वेरी मच प्रिपेयर्ड? पूरा प्रिपेयर्ड होने का मतलब क्या है? जनवरी तक या दिसंबर तक हमें मेंस रेडी होना चाहिए पीएसआर के लिए। अब मेंस रेडी का मतलब क्या है? मेंस रेडी का मतलब क्या है? देखो, मेंस रेडी का मतलब एक है कि देखो, सिर्फ सिंगल रीडिंग दिसंबर तक हो जाने से हमारा पीएसआर प्रिपेयर नहीं होगा। सिर्फ सिंगल रीडिंग कंप्लीट होने से या 2 रीडिंग कंप्लीट होने से हो हमारी पीएसआर की कंप्लीट प्रिपरेशन नहीं होगी। पीएसआर की कंप्लीट प्रिपरेशन में क्या क्या आता है? आपको एक तो कंप्लीट कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ ईच एंड एवरी टॉपिक ऑफ द सिलेबस। सिलेबस के हर एक टॉपिक के बारे में आपको कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। पेपर 1 सेक्शन ए से लेके पेपर 2 सेक्शन बी तक सिलेबस में जितने भी बेसिकली 40-45 टॉपिक्स है, हर टॉपिक के, हर माइक्रो टॉपिक की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, चाहे इंडियन फॉरेन पॉलिसी हो, चाहे न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर हो, चाहे फिर रीजनलाइजेशन की बात हो, जितने भी टॉपिक से जो भी चीजें हैं, हर चीज के बारे में आपको कंप्लीट और डिटेल अंडरस्टैंडिंग। जब मैं अंडरस्टैंडिंग बोल रहा हूं तो आप समझिए कि हमने थोड़ी देर पहले अंडरस्टैंडिंग का डिस्कशन किया, वो बहुत जरूरी है। वो आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, और अंडरस्टैंडिंग जो है वो आपको 1-2 रीडिंग से नहीं होगी, आपको मल्टीपल टाइम्स उसको रीड करना पड़ेगा। फाइन। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो है वो यहां पर वो ये है कि आपके मल्टीपल रीडिंग्स होने चाहिए, करेक्ट। मल्टीपल रीडिंग्स होने चाहिए। देखो, 1-2 रीडिंग से जो है वो इनफ नहीं है, हमारे मल्टीपल रीडिंग्स होने चाहिए, मल्टीपल टाइम्स हमें रिवाइज करना पड़ेगा। ओके, अब देखो इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि जब हम पहली बार पढ़ोगे, जब आप फर्स्ट टाइम पीएसआर पढ़ोगे या कोई भी सब्जेक्ट पढ़ोगे, तो फर्स्ट टाइम में तो हमें चीजें समझेगी ही नहीं। आपको इस तरीके से फीलिंग आएगी कि मुझे ये समझा ही नहीं है, मैंने पूरा टॉपिक पढ़ा, मैंने एक टॉपिक पर अपने 6 घंटे वेस्ट किए, और इन 6 घंटों में एंड ऑफ द डे मुझे ये रियलाइज हुआ कि मुझे कुछ समझा ही नहीं है, मेरे दिमाग में कुछ रहा ही नहीं, मतलब मेरे दिमाग में पूरा एम्प्टी ऐसा फील हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं, मेरा तो सारा टाइम वेस्ट हो गया। इस तरीके की फीलिंग आपको आ सकती है, और पहले रीडिंग में ही नहीं, ये इस तरीके की फीलिंग आपको सेकंड रीडिंग के बाद भी आ सकती है, शायद आपको थर्ड रीडिंग के बाद भी ये फीलिंग आ सकती है। एंड फॉर दैट यू डोंट हैव टू वरी, दिस इज वेरी नेचुरल, दिस इज वेरी ऑब्वियस, एंड दिस इज नॉट एट ऑल अ प्रॉब्लम, बिकॉज फर्स्ट गो में हमें सभी चीजें समझ में नहीं आएगी। जब आप पहली बार पढ़ोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये बिल्कुल भी कुछ नया है जो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। जब आप दूसरी बार पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि ओके, दिस इज समथिंग जो मैंने कहीं तो देखी है, पहले शायद पढ़ी है, बट अभी भी आपको वो चीज कनेक्ट नहीं हो पा रही है, आप उसके साथ फैमिलियर नहीं हो पा रहे हो। जब आप थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, मल्टीपल टाइम्स आप चीजों को पढ़ोगे तो आपको चीजें याद आना चालू होगा, आपको चीजें समझना चालू होगा, आप उसके साथ फैमिलराइज हो पाएंगे, आप उसको रिलेट कर पाएंगे। तो पहली दूसरी बार में काफी बार, देखो कई बार एस्पायरेंट्स जब हम डिस्कस करते हैं तो वो इसी चीज को लेके कि सर मैंने पूरा 6 घंटा देके ये जस्टिस टॉपिक पढ़ा है या ये मैंने डेमोक्रेसी टॉपिक पढ़ा है, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं समझा है। एंड दिस इज वेरी नेचुरल, दिस इज वेरी नॉर्मल, इसको लेके बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट रीडिंग में डेफिनेटली पॉसिबल है कि बिल्कुल आपको कुछ ना समझे और आपको बिल्कुल लगे कि टाइम वेस्ट हुआ, तो हमें एटलीस्ट मल्टीपल रीडिंग्स करने पड़ेंगे, करेक्ट। अब देखो रिवीजन करना कैसे है, रिवीजन करना कैसे है ये भी एक इंपॉर्टेंट सवाल है। काफी बार लोग ये भी मैसेज में मुझे पूछते हैं कि सर हाउ टू रिवाइज, करेक्ट, हाउ टू रिवाइज। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हम इसको रिवाइज कैसे करें। देखो फॉर एग्जांपल यहां पर हमारा टॉपिक है, फर्स्ट रीडिंग करोगे टॉपिक्स की, चैप्टर्स की, तो फर्स्ट रीडिंग में आपको बिल्कुल भी दिमाग हल्का रखना है, लाइट रखना है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल इस बात के ऊपर नहीं सोचना है कि मुझे ये टॉपिक नहीं समझा तो क्या, बिल्कुल आपको उसके ऊपर जजमेंट नहीं बनानी है कि यार इतना पढ़ने के बाद भी मुझे पॉलिटिकल साइंस नहीं समझा, शायद मैंने गलत ऑप्शनल तो नहीं ले लिया, मतलब इस तरीके का कुछ भी जजमेंट पे आपको आना नहीं है। आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात समझनी है कि फर्स्ट रीडिंग इज जस्ट लाइक कीप गोइंग। फर्स्ट रीडिंग का मतलब है कि बस आप चलते रहो, आप पढ़ते रहो, चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो, आपको समझ में नहीं आएगा, आपको ध्यान में भी कुछ नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी आपको चलते रहना है, करेक्ट।
फर्स्ट रीडिंग में आप बिल्कुल डिटेल में वर्ड टू वर्ड ईच एंड एवरी चीज को पढ़ोगे। फर्स्ट रीडिंग सबसे कम इफिशियंट होगी। फर्स्ट रीडिंग में आप फर्स्ट रीडिंग के बाद आपको कुछ भी ध्यान में नहीं रहेगा, लेकिन फर्स्ट रीडिंग ही है जहां पर आपको सबसे ज्यादा टाइम लगेगा। फर्स्ट रीडिंग विल टेक लॉट ऑफ टाइम, बट एंड ऑफ द डे आपको कुछ भी ध्यान में नहीं रहेगा, और वो बिल्कुल भी नेचुरल है, ऐसा ही होगा। मोस्ट ऑफ द चांसेस यही है कि आपके साथ ऐसा हो, और ये बहुत नेचुरल है, सबके साथ होगा। मेरे साथ हुआ था, आपके साथ भी होगा, सभी के साथ होगा। ओके, फर्स्ट रीडिंग में हम इतनी चीजें, क्योंकि इतनी सारी टॉपिक्स है, हमको ध्यान में रहेंगे ही नहीं, करेक्ट। लेकिन जब आप उसको दूसरी या तीसरी बार पढ़ रहे होगे, जब आपको दूसरी या तीसरी बार पढ़ रहे होगे, और जब आप चीजों को रिलेट कर पाओगे, जब आपको चीजें समझ में आना चालू होगी, जब आप उस चीज से फैमिलियर होगे, जब आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चालू होगी, ये शायद आपको तीसरे रीडिंग में हो सकता है, दूसरे या तीसरे रीडिंग में हो सकता है, या चौथे रीडिंग में भी हो सकता है। तो जब जब आपको चीजें समझना चालू होगी, तब आप उसको हाईलाइट करो कि ओके, मैंने ये चीजें पढ़ी है, लेकिन इसमें से मुझे ये चीजें जो है, जितनी हाईलाइट यहां पर मैंने की है, इतनी चीजें मेरे काम की है, जो मुझे बाद में भी रिवाइज करना है, जो मुझे बाद में भी रिवाइज करना है। तो आप चीजों को हाईलाइट करो। अब ये नहीं कि आपको सारा का सारा पोर्शन हाईलाइट करना है। अगर आप सारा का सारा पोर्शन हाईलाइट कर रहे हो, इसका मतलब आपको अभी भी चीजें समझ में नहीं आई है, तो अभी आप कुछ हाईलाइट मत करो। अगर आपको एवरी सेकंड लाइन इंपॉर्टेंट महसूस हो रही है, एवरी सेकंड लाइन आपको इंपॉर्टेंट फील हो रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको अभी चीजें कनेक्ट नहीं हुए, समझी नहीं है। तो आप सबसे पहले क्या करो, और एक बार पढ़ो, 2-3 बार पढ़ो। उसके बाद आपको जब लगे कि ओके, इसमें से ये एक लाइन जो है ये मेरे लिए जरूरी है, इसके बेसिस पर मैं ये सारा पैराग्राफ याद कर सकता हूं, तो देन आप उसको हाईलाइट करो। तो सेकंड और थर्ड रीडिंग में आप उसको हाईलाइट करोगे। और हाईलाइट करने के बाद यहां पर हम डिस्कस देखते हैं। फर्स्ट रीडिंग में आपको कंप्लीट रीडिंग करना है, सेकंड रीडिंग में आपको इंपॉर्टेंट चीजों को हाईलाइट करना है, कि आपको इंपॉर्टेंट चीजों को हाईलाइट करना है। थर्ड रीडिंग में आपको वही चीजें पढ़नी है जो आपने हाईलाइट किया हुआ है। तो देखो, आपने जो हाईलाइट किया हुआ है, उससे आपको उसके अलावा जो आसपास की जो बाकी के कंसेप्ट है वो भी रिकॉल होंगे। तो थर्ड या फोर्थ रीडिंग में आपको सिर्फ हाईलाइटेड पोर्शन को ही पढ़ना है, करेक्ट। और वो हाईलाइट आपको पहले से करके रखना है। सेकंड रीडिंग में जो जो इंपॉर्टेंट चीजें उन्हीं को हाईलाइट करना है, करेक्ट। और उसके बाद के जो फर्दर रीडिंग में आपको रिकलेक्ट करने की कोशिश करनी है कि मुझे कितना याद आ रहा है, मैं कितना उसको समझ पा रहा हूं। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज आती है फर्दर रीडिंग्स। अब फर्दर रीडिंग में आपको रीडिंग नहीं करनी है। जो सब्सिक्वेंट रीडिंग्स है, थर्ड रीडिंग के बाद जब आपने हाईलाइटेड पोर्शन भी पढ़ लिया है, उसके बाद आपको पढ़ना नहीं है, उसके बाद आपको रिकॉल करना है। कई बार देखो, कई बार क्या होता है, हम हमारे सामने बुक रखते हैं, हाईलाइट हमारा किया हुआ होता है, हम उसको रिवाइज करते हैं, क्योंकि देखो चीजें हमारे जब आंखों के सामने होती है तो हम उसको भूल नहीं सकते। बट चीजें जब हमारे आंखों से बियॉन्ड जाएगी, जब हमारे साइट से बियॉन्ड जाएगी, तब भी रियल चैलेंज आएगा कि हमको वो याद आ रहा है या नहीं। इसीलिए रिकॉलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपने 2-3 बार पढ़ने के बाद आपको बुक को बंद करके टॉपिक को बस देखना है कि चलो ये रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस है, तो मुझे रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस के बारे में क्या क्या याद आ रहा है, मुझे उसको रिकॉल करना पड़ेगा। आंखें बंद करनी पड़ेगी कि ओके, रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस में जो है ओरिजिनल पोजीशन की बात हो रही है। रॉल्स का जो अल्टीमेट पर्पस है वो ये था कि उसको मतलब इस तरीके की एक जस्टिस की आइडिया डिफाइन करनी थी, जिससे समाज में सभी को मतलब जस्टिस हो, एक इंक्लूसिव आइडिया ऑफ जस्टिस उसको तैयार करनी थी। क्यों ऐसी जस्टिस की आइडिया तैयार करनी थी? क्योंकि कहीं ना कहीं वो जो है उसके अर्लियर आइडिया से हैप्पी नहीं था, खुश नहीं था। ये सब आप रिकॉल करोगे। वेल ऑफ इग्नोरेंस उसने क्यों लाया, ओरिजिनल पोजीशन बेसिकली क्या है, उसके बाद उसने जो 2 प्रिंसिपल्स बताए वो क्या है, उसके बाद डिफरेंस प्रिंसिपल जो बताया वो क्या है, कम्युनिटेरियन इसके ऊपर क्या बात कर रहे हैं, कम्युनिटेरियन इसको क्यों बेसिकली क्रिटिसाइज कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं रॉल्स की थ्योरी उनको लिबरल और इंडिविजुअलिस्टिक लग रही है। कम्युनिटेरियंस चाहते हैं कि वो कलेक्टिव हो, कि कोई भी थ्योरी एलिनिएशन में या बेसिकली ऐसे सेपरेशन में, वेल ऑफ इग्नोरेंस में जाके नहीं डिफाइन की जा सकती वो, क्योंकि ये कम्युनिटेरियन है तो वो कम्युनिटी के पर्सपेक्टिव से चाहते हैं कि जस्टिस की थ्योरी डिफाइन हो। फिर वहां पर लिबर्टेरियन का भी, एक रॉबर्ट नॉजिक का भी वहां पर थ्योरी ऑफ जस्टिस आ सकता है। तो जितनी चीजों को आप रिकॉल कर सकते हो, आप एकदम शांति से बैठो, बुक को बंद करो और उस चैप्टर से जितनी चीजें याद आ सकती है उसको याद करने की कोशिश करो, रिकॉल करने की कोशिश करो। आई वॉन्ट टू टेल यू माई डियर फ्रेंड्स, ये बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है।
बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपको, और आप बहुत आसानी से और बहुत ही मज़ेदार तरीके से जो है आंसर्स लिख सकोगे अगर आप रिकॉल करके आप चीज़ों को याद रख सको तो। करेक्ट। तो आपको फर्दर रीडिंग में जो है वो आपको रीडिंग नहीं करना है, रैदर आपको रिकॉल करना है। अब और एक इंपॉर्टेंट चीज जो हमें डिस्कस करना है वो ये है, काफी बार क्वेश्चंस जो पूछा जाता है वो ये है कि सर हमें नोट्स बनाने की जरूरत है क्या, क्या हमें नोट्स बनाने चाहिए, और अगर बनाने हैं तो वो कैसे बनाने हैं, कब नोट्स बनाने चाहिए। ये सभी चीजें बहुत ज्यादा डायलेमा में लाती है स्टूडेंट्स को, एस्पायरेंट्स को, और ये बहुत ही सीरियस क्वेश्चन होता है सभी लोगों का, क्योंकि नोट्स बनाना कोई छोटी बात नहीं है। नोट्स बनाने में लगभग हमारे 3-3, 4-4 महीने चले जाते हैं, नोट्स तो हमारे बन जाते हैं। लेकिन यहां पर देखो कुछ चीजों को हम लॉजिकली समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास नोट्स है, लेट्स से आपके पास हमारे नोट्स है, आपने हमारे नोट्स से आप पढ़ रहे हो, फिर आपको कोई चीज वहां पर इंपॉर्टेंट लगी वो आपने लिख ली, फिर आपको दूसरी चीज इंपॉर्टेंट लगी वो आपने लिख ली। मान लेते कि आप फर्स्ट रीडिंग कर रहे हो, फर्स्ट रीडिंग में आपने नोट्स बनाना चालू किया, तो क्योंकि ये सब्जेक्ट आपके लिए नया है, आप फर्स्ट टाइम इसको रीड कर रहे हो, तो जायज सी बात है, बहुत ही ऑब्वियस सी बात है कि आपको लगभग हर वो चीज इंपॉर्टेंट नजर आएगी। आपको एवरी सेकंड लाइन में कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मिलेगी, कोई कोट अच्छा लगेगा, कोई एग्जांपल अच्छा लगेगा, एंड यू विल एंड अप राइटिंग और मेकिंग नोट्स ऑफ एवरी सेकंड थिंग ऑफ अवर नोट्स। तो बेसिकली होगा क्या कि आपने कुछ नहीं किया, आपने बेसिकली यही नोट्स से कॉपी पेस्ट करके अपने खुद के नोट्स बनाए और बहुत ज्यादा आपने उसमें समय गवाया। तो इट इज ऑफ नो यूज, क्योंकि अगर आपको यही चीजें उसमें लिखनी है एज इट इज, मैक्सिमम आपको 1000-1200 पेज के खुद के इतने बल्कि नोट्स बनाने हैं जिसमें आपको डेफिनेटली 3-4 महीने लगे हैं, तो इसकी कोई फायदा ही नहीं है। क्योंकि अंडरस्टैंड करना है आपको, आप देखिए समझने की कोशिश करिए, एंड ऑफ द डे अल्टीमेटली आपको एग्जाम में आंसर लिखना है, ठीक है। अब एग्जाम में आंसर लिखने के लिए जरूरी है कि आपको वो चीजें समझे, आपकी उसके ऊपर कमांड आए। अब वो कमांड आपको नोट्स बनाना, ये बिल्कुल भी रूल नहीं है, कोई नियम नहीं है कि आपको नोट्स बनाने ही है। रादर मैं तो सजेस्ट करूंगा कि आप नोट्स बनाने के चक्कर में ना पढ़ के आप जो भी नोट्स पढ़ रहे हो उसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें वो वहीं पर हाईलाइट करिए, और बाद में हाईलाइट की हुई चीजों को एज अ रिवीजन आप मल्टीपल टाइम्स पढ़ते रहिए। तो इससे क्या होगा, क्योंकि नोट्स बनाने में प्रॉब्लम ये है कि इट इज वेरी टाइम टेकिंग, फर्स्ट थिंग, एंड सेकंड थिंग नोट्स में हम कुछ डिफरेंट नहीं कर रहे हैं। आपने वही चीजें यहां पर लिखी है जो चीज उस नोट्स में थी जो आप पढ़ रहे हो, तो आपने अलग कुछ नहीं किया है। तो इसमें क्या है, आपका टाइम भी गया और आपने अलग भी कुछ नहीं किया। तो हम यहां पर क्लरिकल काम करने के लिए नहीं है, रादर उतना ही टाइम हम मल्टीपल रिविजन्स को दे तो शायद वो चीजें हमारे दिमाग में इंटरनलाइज हो, हमारी जो कमांड है वो कंटेंट के ऊपर बैठे और हम बेटर आंसर लिख सके। रादर हम वही टाइम आंसर राइटिंग में यूज करें, रादर हम वही टाइम में रिकॉल करें चीजों को, तो हमें वो हेल्पफुल होगा रादर देन मेकिंग नोट्स। तो मेरा तो सजेशन ये रहेगा कि नोट्स बनाने के लिए अभी इतने जल्दी मुझे नहीं लगता कि नोट्स बनाना चाहिए या नोट्स बनाना जरूरी भी है। करेक्ट, आपने जो भी नोट्स पढ़ रहे हो आप वहीं पर हाईलाइट कर सकते हो, वहीं पर आप हाईलाइट कर सकते हो, एंड दैट विल बी इनफ। बिकॉज सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि हमें किसी ना किसी तरीके से टाइम सेव करना है, क्योंकि जितना टाइम हमारे पास बचेगा उतने टाइम में हम रिवाइज कर पाएंगे। क्योंकि देखो हम अभी भी मेंस रेडी की बात कर रहे हैं, मेंस रेडी होने का मतलब ये नहीं कि मेरे नोट्स रेडी है, मेरे नोट्स रेडी है तो मैं मेंस के लिए रेडी हूं, ऐसा नहीं है। नोट्स रेडी होने से कुछ नहीं होगा अनटिल एंड अनलेस आप किसी भी क्वेश्चन को बहुत ही सही तरीके से उसकी डिमांड को एड्रेस करते हुए एक लॉजिकल, एक ऑर्डर मैनर में एक बहुत ही इफेक्टिव आंसर आप जब तक लिख नहीं सकते हो तब तक आप मेंस रेडी नहीं हो। और एक अच्छा आंसर लिखने के लिए आपको सिर्फ अंडरस्टैंडिंग ही नहीं, आपको उसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना पड़ेगा, आपको अपने आंसर्स को रिफाइन करते रहना पड़ेगा, मल्टीपल टाइम्स आपको प्रैक्टिस करती रहने पड़ेगी, तब चल के ये चीजें होगी। और इन सब चीजों के लिए हमें टाइम चाहिए होगा, और वो टाइम हमें और वही टाइम अगर हम नोट्स मेकिंग में यूज करेंगे तो फिर ये चीजें हम नहीं कर पाएंगे। करेक्ट, तो आप तो इस सवाल का जो जवाब है वो बहुत आसानी से समझ में आएगा। आपको नोट्स बनाने चाहिए या नहीं बनाना चाहिए ये क्वेश्चन नहीं है, हमें एग्जाम क्लियर करनी है, और इस एग्जाम क्लियर करने के लिए हमें कमांड चाहिए, हमें रिवीजन चाहिए, हमें आंसर राइटिंग चाहिए, हमें रिकॉल करना है, हमारे दिमाग में वो फिट हो। क्योंकि एग्जाम में तो हम नोट्स लेके नहीं जाएंगे और उससे हम लिखेंगे नहीं,
एग्जाम में तो हम अपना माइंड कैरी करेंगे, अपनी मेमोरी कैरी करेंगे, तो अपने मेमोरी में जो चीजें हैं वही हम अपने आंसर में लिख पाएंगे। इसीलिए ट्राई टू पेस्ट थिंग्स इन योर मेमोरी रैदर देन इन द पेपर। किसी पेपर में नोट्स बनाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम अपने जो नोट्स है, अपनी जो इंपॉर्टेंट आइडियाज है वो अपने माइंड में कैप्चर कर ले पूरी तरीके से, इसमें हम ज्यादा टाइम दें। तो बहुत लॉजिकली आपको सोचना है कि आपको नोट्स बनाने की जरूरत है या नहीं है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर मान लेते हैं आपको बनाना है ही नोट्स लास्ट रिवीजन के लिए, एक होता है कि मुझे लास्ट मोमेंट पे रिवाइज करने के लिए मैं इतने बल्कि नोट्स नहीं पढ़ सकता, मुझे बस एक बिल्कुल भी सिलेक्टिव टॉपिक्स के जो है सिलेक्टिव चीजों के नोट्स चाहिए, तो मैं उसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर सकूं। अगर आपको नोट्स बनाने भी है तो देखिए आप एक सर्टन अमाउंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग के बाद नोट्स बनाइए, क्योंकि जैसे कि मैंने पहले बताया, आप अगर फर्स्ट रीडिंग में नोट्स बनाने जाओगे तो आप 70 to 80% कंटेंट एज इट इज कॉपी कर पाओगे या कर लोगे बेसिकली। लेकिन अगर आपने उसको मल्टीपल टाइम्स पढ़ा, आपने वहीं पर हाईलाइट किया, आपने उसके बाद उसको रिकॉल वगैरह किया, तो बहुत ही लिमिटेड चीजें होगी जो आपको नोट्स में नोट डाउन करनी पड़ेगी। तो उस वजह से आप जब मल्टीपल टाइम्स रीडिंग करने के बाद नोट्स बनाओगे, मान लेते 4 to 5 रीडिंग्स के बाद नोट्स बनाओगे, तो डेफिनेटली आपके जो नोट्स है वो काफी ज्यादा टू द पॉइंट होंगे, काफी ज्यादा रिफाइंड होंगे और काफी ज्यादा स्पेसिफिक और कंसाइज होंगे, जो एक्चुअल में आपको रिवीजन के लिए हेल्प करेंगे। करेक्ट। और वो बहुत ज्यादा इनोवेटिव भी होंगे। इस वजह से नोट्स अगर आपको बनाना भी है तो आप कम से कम 4 से 5 बार रीडिंग होने के बाद जब आपको उस कंटेंट पर कमांड आएगी तब आप नोट्स बनाइए। तो आई होप कि इट इज वेरी क्लियर फॉर यू कि आपको नोट्स बनाने चाहिए या नहीं, और अगर आपको बनाना भी है तो आपको वो कब बनाने, किस तरीके से बनाने हैं। देखो नोट्स वो होते हैं कि अगर आप 1000 पेज के सोर्स से, 1000 पेज के सोर्स से कोई भी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो, तो आपके नोट्स वो बेसिकली उसका 10% मतलब 10 to 20% मतलब 100 से 200 पेज में वो नोट्स हो जाने चाहिए। तो 100 से 200 पेजेस में अगर आपके नोट्स होने चाहिए 1000 पेज के, तो उसके लिए आपको बहुत ज्यादा उसको फिल्टर आउट करना पड़ेगा, मल्टीपल टाइम्स पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि इसमें से क्या चीज मुझे सच में दोबारा पढ़नी है और क्या चीज हमें स्किप करनी है, और ये समझने के लिए हमें मल्टीपल रीडिंग्स चाहिए होते हैं। नाउ वेदर वी शुड मेक नोट्स or not, that is completely depend on the convenience of yours and that you can figure out. I have sufficiently explained the factors which involves in making notes and whether to make or not. Now the next important thing is, अब हमारे लिए और एक important जो चीज होती है वो ये जैसे कि मैंने शुरुआत में भी कहा कि सोर्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और सोर्स किस तरीके का होना चाहिए हमने इसके बारे में भी बात की है। अब देखो और एक इंपॉर्टेंट चीज समझते हैं। मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल हमारे पास लेट्स से कि हमने 4 सोर्सेस रेफर किए हैं और या फिर एक सोर्स रेफर किया है। तो देखो 2 ऑप्शंस है, वेदर टू गो फॉर 4 और मल्टीपल सोर्सेस और वेदर टू गो फॉर सिंगल सोर्स। अब देखो मैं तो कहूंगा कि लेट यू टेक सम टाइम टू डिसाइड व्हाट शुड बी द सोर्स, बट आई वुड सजेस्ट प्रिफरेबली try to select only one single source at least for one single topic, ताकि एक ऐसा रिलायबल सोर्स आपको अडॉप्ट करना है, आपको चुनना है, चूज करना है, सिलेक्ट करना है जो आपके उस टॉपिक के बारे में कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग दे। क्योंकि प्रॉब्लम क्या होता है, फॉर एग्जांपल लेट्स से वी आर रेफरिंग टू 4 different सोर्सेस, और इट्स नॉट जस्ट अबाउट PSR, इट्स अबाउट एवरी सेकंड सब्जेक्ट। लेट्स अज्यूम इफ आई एम रेफरिंग टू 4 different सोर्सेस, अगर मैं 4 सोर्सेस से पढ़ रहा हूं तो लेट्स से 2 महीनों में 4 सोर्सेस से मैं एक ही बार पढ़ पाऊंगा। 4 सोर्सेस से 2 महीनों के टाइम स्पैन में मैं एक ही बार पढ़ पाऊंगा, और अल्टीमेटली जो रिटेंशन जो चीज मेरे दिमाग में रहेगी, जिसको मैं याद रख सकूंगा, वो शायद 0 होगा, 0%, रिटेंशन 0%। आप 4 सोर्सेस 2 महीने के टाइम स्पैन में सिंगल टाइम पढ़ोगे तो डेफिनेटली रिटेंशन जो है वो लगभग 0% होगा, कुछ भी याद नहीं रहेगा। इतने सारे सोर्सेस हमने पढ़े हैं, 1-2 महीनों के टाइम स्पैन में मैंने इतने सारे सोर्सेस खाली एक ही बार पढ़े हैं, तो हमारे दिमाग में वो 0% रिटेंशन रहेगा। लेकिन वही अगर आपने एक ही सोर्स पकड़ा, उन्हीं 2 महीनों में आपने उसको 4 बार पढ़ा, करेक्ट। 4 सोर्सेस को एक बार पढ़ने से अच्छा है कि हम एक सोर्स को 4 बार पढ़े अगर 2 महीनों में, तो कम से कम हमारा जो रिटेंशन है वो 60 to 70% हो जाएगा।
60 to 70% हो जाएगा। रिटेंशन ज्यादा भी हो सकता है, थोड़ा कम भी हो सकता है, लेकिन जीरो तो नहीं होगा, क्योंकि सेम चीज को अगर मैं 4 बार पढ़ूंगा तो डेफिनेटली द रिटेंशन विल बी मोर। अगर मैं 4 चीजों को एक ही बार पढ़ूंगा तो रिटेंशन डेफिनेटली विल बी वेरी लेस। तो मल्टीप्लिसिटी ऑफ जो सोर्सेस है, कई बार ये एक बहुत बड़ा पंगा हो जाता है हमारे प्रिपरेशन में, बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है कि हम मल्टीपल सोर्सेज को रेफर करते हैं और मल्टीपल सोर्सेज को रेफर करने की वजह से किसी भी एक सोर्स से हम चीजों को याद नहीं रख पाते। और अल्टीमेटली देखो, आपको यह समझना है कि आप वही लिखोगे जो आपके दिमाग में होगा। तो हमारे दिमाग में होना जरूरी है। अगेन आई रिपीट, यू विल बी ओनली एबल टू राइट व्हाट इज इन योर माइंड। अगर आपके दिमाग में कोई चीज रिटेन है, अगर आपके दिमाग में कोई चीज अंडरस्टूड है, तो ही वो चीज आप लिख पाओगे, अदरवाइज आप लिख ही नहीं पाओगे। तो लॉजिकली सोचो कि आप 4-4, 5-5 सोर्सेस रेफर करोगे, मल्टीपल बुक्स रेफर करोगे। आप किसी भी रैंडम पर्सन के पास जाके बोलोगे, पूछोगे कि मैं पीएसआर के लिए क्या पढूं, आपको 10 तरीके की किताबें बताएंगे, ये पढ़ो वो पढ़ो, मतलब मल्टीपल सोर्सेस बताएंगे। सी, मल्टीपल सोर्सेस आर नॉट इंपॉर्टेंट, मल्टीपल रीडिंग्स आर इंपॉर्टेंट, करेक्ट? Multiple sources are not important, multiple readings are important, because after multiple readings only you understand things. आप अगर चाहे मतलब मैकियावेली की द प्रिंस किताब को भी आप पढ़ने जाओगे, उसको बहुत अच्छे से पढ़ोगे, लेकिन आपको ध्यान में कुछ नहीं रहेगा तो कोई उसका फायदा नहीं। लेकिन वही अगर आप मैकियावेली के बारे में जो सिस्टमैटिकली 2-4 चीजें जो जरूरी है, जो पूछी जाती है एग्जाम में, वही चीजें मल्टीपल टाइम्स आप पढ़ोगे, आपके अगर दिमाग में है, आपको समझ में आ गई है, आपके माइंड में रिटेंशन हो गया है उसका, तो आप उसको आंसर में लिख सकोगे। और अल्टीमेटली आपने कितना पढ़ा है, आपने कौन से सोर्सेस रेफर किए हैं, आपने क्या उसमें पीएचडी की है, जेआरएफ मिला है, यूजीसी नेट क्वालिफाई किया है, क्या है, कुछ भी मैटर नहीं करता। इवेंचुअली एंड ऑफ द डे आपने वहां पे जो क्वेश्चन है उसकी डिमांड को एड्रेस किया है या नहीं, वो क्वेश्चन का आंसर आपने बहुत इफेक्टिवली लिखा है या नहीं, वही मैटर करेगा। तो इसीलिए आपने क्या पढ़ा है इससे ज्यादा मैटर करेगा कि आपने क्या लिखा है, क्योंकि आपको जो मार्क्स मिलेंगे वो आपने क्या लिखा है उसके आधार पर मिलने वाले हैं, ना कि आपने क्या पढ़ा है उसके आधार पर। इस वजह से अगेन दिस डिबेट हैज टू बी स्टॉप कि मैं क्या पढ़ूं, कितनी बार पढ़ूं, कौन से कितने सोर्सेस रेफर करूं, नहीं। इंपॉर्टेंट ये कि आप क्या लिख सकते हो और आप क्या लिखोगे, क्या लिख पाओगे, ये टोटली डिपेंड करेगा कि आपने वो चीज को समझा है या नहीं। आप कोई भी नोट्स रेफर कर सकते हो, लेकिन मेक श्योर कि आपको वो चीज समझे, मेक श्योर कि आप उसको रिटेन कर पाओ, मेक श्योर कि आप उसको आंसर में लिख पाओ, तभी उस चीज का, उस प्रोसेस का जो है फायदा है, अदरवाइज देन इट इज ऑफ नो यूज। ओके, अब इंपॉर्टेंट और एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पर आती है। हमने ये तो देख लिया मल्टीप्लिसिटी ऑफ सोर्सेज से क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है जो कई ज्यादा एस्पायरेंट, सबसे ज्यादा एस्पायरेंट पूछते हैं कि सर आंसर राइटिंग कब करना है, आंसर राइटिंग कैसे करना है, आंसर राइटिंग किस तरीके से हमें स्टार्ट करनी चाहिए, कब स्टार्ट करनी चाहिए, करेक्ट। और आंसर राइटिंग, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डोमेन है, क्योंकि अल्टीमेटली तो हमें वहां पर जाके आंसर ही लिखने हैं और आंसर लिख के ही हमें हमारी जो चीजें वो कन्वे करनी है, उसी के आधार पर हमें मार्क्स मिलेंगे। और अल्टीमेटली वी वांट मार्क्स, वी वांट स्कोर, वी वांट टू स्कोर गुड, करेक्ट। हमें अच्छा स्कोर करना है ताकि हमारी अच्छी रैंक आए, हम अच्छा परफॉर्म कर पाए, हमें अच्छी सर्विसेज मिले, एंड एवरीथिंग, करेक्ट। सो एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन द मार्क्स, तो हमें मार्क्स लाने हैं। अब आंसर राइटिंग कब से शुरू करना है, ये बहुत ही फंडामेंटल, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसका जवाब मैं बहुत ही स्पेसिफिक और बहुत ही सिस्टमैटिक ढंग से देना चाहूंगा, क्योंकि आई नो कि जब भी हम कोई भी बात बताते हैं इट इम्पैक्ट्स द स्टूडेंट एंड देयर प्रिपरेशन। इस वजह से मैं चाहूंगा कि मैं इस चीज को हम बहुत सही तरीके से हम समझे, बहुत सही तरीके से डील करें। देखो, आंसर राइटिंग जो है, आंसर राइटिंग वो स्टेजेस में होनी चाहिए, स्टेजेस में, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, ऐसे डिफरेंट स्टेजेस में आंसर राइटिंग होनी चाहिए। आंसर राइटिंग का कोई रूल नहीं है कि आप किस दिन से शुरू करो, लेकिन किस लेवल ऑफ प्रिपरेशन के बाद आप उसको कर सकते हो, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें समझना है। किस दिन से शुरू कर सकते हो वो इंपॉर्टेंट नहीं है, आप कल से भी शुरू कर सकते हो, लेकिन कल आप आंसर लिख पाओ, वो लेवल ऑफ प्रिपरेशन हमारी है क्या, ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है जो हमें समझना है। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट है स्टेज 1, स्टेज 1 ऑफ आवर आंसर राइटिंग। स्टेज 1 ऑफ आंसर राइटिंग में आप क्या करोगे, ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व क्या करना है, आपको टॉपिक वाइज फोकस ऑब्जर्व करना है, आपको ये ऑब्जर्व करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस,
ओके, जो भी आप क्वेश्चन प्रिफरेबली आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखो, और वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अब इस बार आंसर राइटिंग की जो पहली स्टेज है, उस आंसर राइटिंग के पहले स्टेज में आपको लिखना नहीं है। आंसर राइटिंग की जो पहली स्टेज है उसमें आपको सिर्फ ऑब्जर्व करना है। आपको ऑब्जर्व करना है कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया है, क्वेश्चन किस टॉपिक पर पूछा गया है, क्वेश्चन का कॉन्टेक्स्ट कैसा है, क्वेश्चन का डायरेक्टिव क्या है। आपको ये ऑब्जर्व करना है, आपके दिमाग में वो चीजें फिट इन होनी चाहिए। आपको अंदाजा होना चाहिए कि यूपीएससी किस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है, यूपीएससी क्या पूछना चाह रहा है, यूपीएससी हमसे क्या आंसर एक्सपेक्ट कर रहा है, ये आपको सिर्फ समझना है। आपको फर्स्ट लेवल जो है आंसर राइटिंग की जो स्टेज 1 है, दिस इज द ऑब्जर्वेशन स्टेज। आपको सिर्फ ऑब्जर्व करना है चीजों को बहुत ही माइन्यूट लेवल पर कि यूपीएससी किस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है, यूपीएससी किस तरीके से क्वेश्चंस को फ्रेम कर रहा है, करेक्ट, डायरेक्टिव्स किस तरीके से पूछ रहा है, जैसे एग्जामिन हो गया, कमेंट हो गया, क्रिटिकली एनालाइज हो गया, एनालाइज हो गया, इवैल्यूएट हो गया, डायरेक्टिव किस तरीके से पूछ रहा है, यूपीएससी किस टॉपिक्स पर क्वेश्चन पूछ रहा है। अगर हम जस्टिस की बात करें तो जस्टिस में कितने क्वेश्चंस किस पर्टिकुलर टॉपिक पर आए हैं। देखो रॉल्स की थ्योरी ऑफ जस्टिस के ऊपर ही ज्यादातर क्वेश्चन है, 70% क्वेश्चन रॉल्स की थ्योरी ऑफ जस्टिस के ऊपर है। तो किस टॉपिक पर हमें ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आप वो ऑब्जर्व करो। उसके बाद आप कॉन्टेक्स्ट ऑब्जर्व करो कि किस कॉन्टेक्स्ट में, ओके रॉल्स की थ्योरी ऑफ जस्टिस उन्होंने पूछी तो है, लेकिन किस कॉन्टेक्स्ट में। रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस, हाउ इट हैज कंट्रीब्यूटेड टू द लिबरलिज्म, हाउ इट इज अ कॉन्ट्रेक्चुअल और डिस्ट्रीब्यूटिव थ्योरी, ये किस तरीके से कॉन्ट्रेक्चुअल भी है और किस तरीके से ये डिस्ट्रीब्यूटिव भी थ्योरी है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा है। तो यहां पर सवाल सिर्फ रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस का नहीं है, यहां पर रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस किस तरीके से कॉन्ट्रेक्चुअल भी है और किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटिव भी है, आपको इस तरीके से आंसर लिखना है। तो ये हो गया कॉन्टेक्स्ट। तो आप उसमें ऑब्जर्व करो कि कॉन्टेक्स्ट क्या है, कॉन्टेक्स्ट क्या है वो ऑब्जर्व करो। उसके बाद किस टॉपिक पर ज्यादा फोकस है, आप इन चीजों पर फोकस रखो, ऑब्जर्व करो, ठीक है। देन तो फर्स्ट स्टेज जो है आंसर राइटिंग की, फर्स्ट स्टेज ऑफ आंसर राइटिंग में आपको एक्चुअल में कोई आंसर नहीं लिखना है। मैं कहूंगा कि डोंट जंप इनटू द आंसर राइटिंग। हमें कोई बताता है कि आंसर राइटिंग बहुत जरूरी है, हमें बहुत एक्साइटमेंट होती है और हम जंप कर जाते हैं आंसर राइटिंग में। डोंट जस्ट जंप ऑन द आंसर राइटिंग। फर्स्ट यू ऑब्जर्व। किसी भी चीज को अगर आपको समझना है तो आप उसको ऑब्जर्व करो, बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करो, पहले समझ लो पहले वो क्या है, क्वेश्चन क्या है, किस तरीके से फ्रेम किया हुआ है, क्या ये पूछना चाह रहा है, आप उसको ऑब्जर्व करो। जितना बेटर आपका ऑब्जर्वेशन स्किल होगा, आई गारंटी यू उतना ही बेटर आप आंसर लिख पाओगे। इसलिए ऑब्जर्वेशन एंड नॉट इन जस्ट आंसर राइटिंग, लाइफ में भी ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप ऑब्जर्व करो, ऑब्जर्वेशन से ही हम चीजों को सीखते हैं। ऑब्जर्वेशन इज द मोस्ट क्रूशियल स्टेज ऑफ लर्निंग थिंग्स, करेक्ट, ऑफ लर्निंग थिंग्स। ओके, देन स्टेज 1 में क्या होगा, आप आंसर नहीं लिखोगे, जस्ट आप ऑब्जर्व करोगे इमीडिएटली जो है। अब ये ऑब्जर्वेशन कब करोगे, अब ये आंसर राइटिंग की जो स्टेज 1 में बात कर रहा हूं, चलो ये तो मैंने बता दिया स्टेज 1 है, लेकिन ये स्टेज 1 कब आएगी आपके प्रिपरेशन में। देखो जब आप टॉपिक पढ़ रहे हो, मान लेते फर्स्ट टॉपिक है हमारा पॉलिटिकल थ्योरी मीनिंग एंड इट्स अप्रोचेस। तो पॉलिटिकल थ्योरी मीनिंग एंड इट्स अप्रोचेस आपने टॉपिक पढ़ा, अब आपने फर्स्ट रीडिंग की है, जायज सी बात है कि हमको बहुत ही कम चांसेस है कि वो समझ में आएगा। हमें समझ में तो नहीं आएगा, ध्यान भी कुछ नहीं रहेगा, याद में भी कुछ नहीं रहेगा, बट फिर भी पढ़ना है, कीप गोइंग करना है, हमें चलते रहना है, करेक्ट, बिकॉज दैट इज द रूल। तो चलते रहना है। अब आपने फर्स्ट टॉपिक पढ़ा, फर्स्ट टॉपिक के ऊपर क्या क्या क्वेश्चन पूछे, आप टॉपिक पढ़ने के बाद एक बार देख लो कि चलो मैंने टॉपिक तो पढ़ लिया है भाई, कोई बात नहीं, समझ में तो कुछ नहीं आया है, कोई बात नहीं, चलो क्वेश्चन तो देख लेते। क्वेश्चन देख के आपको ये तो समझ में आएगा कि ओके, डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी पर क्वेश्चन पूछा है, रिसर्जेंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी के ऊपर क्वेश्चन पूछा है, क्रेडो ऑफ रिलेवेंस की बात की है इन्होंने, बिहेवियरल के ऊपर क्वेश्चन पूछा है, पोस्ट बेवलिज्म के ऊपर क्वेश्चन पूछा है इन्होंने, पोस्ट कॉलोनियल के ऊपर क्वेश्चन पूछा है। तो ये जो क्वेश्चंस पूछे हैं, आपको इससे ये अंदाजा आएगा कि ओके इस टॉपिक में क्या इंपॉर्टेंट है, क्या फोकस एरिया है, ये मुझे अब समझ में आ गया। तो आप जब सेकंड टाइम रीड करोगे तो आपका जो रीडिंग फ्रेमवर्क होगा, जो पढ़ने का जो पर्सपेक्टिव होगा, जो रेफरेंस पॉइंट्स होंगे वो बहुत ही डिफरेंट होंगे, वो चेंज हो चुके होंगे, वो बदल चुके होंगे, करेक्ट। अब इस बार आपके जो रेफरेंस पॉइंट्स होंगे, आपको जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा वो बहुत ही ज्यादा रियलिस्टिक होगा, बहुत ही ज्यादा टू द पॉइंट स्पेसिफिक और रिलेवेंट होगा, करेक्ट। तो आपको तब आपको जो है आंसर राइटिंग की फर्स्ट स्टेज। अब देखो आंसर राइटिंग की सेकंड स्टेज, आपने फर्स्ट टाइम पढ़ा कुछ नहीं समझा,
सेकंड और थर्ड टाइम जब आप पढ़ोगे, हाईलाइट करोगे, आपको चीजें थोड़ा सा याद आना चालू होगी, आपको रिकलेक्ट होना चालू होगा, तब आप एक्चुअल में उन क्वेश्चन को लिखने की कोशिश कर सकते हो। जो पीवाईक्यू दिए हुए हैं हमारे नोट्स में, टॉपिक के पहले ही पीवाईक्यू दिए हुए हैं और उसमें रेड कलर में हाईलाइट भी किया हुआ है कि व्हाट इज द कॉमन रिपीटेटिव थीम, ये भी हमने हाईलाइट किया हुआ है। सो दैट मेक्स इट अ वेरी सिंपल, करेक्ट। तो आप जब दो तीन बार रिविजन्स हो जाएंगे तो आपके पास सफिशिएंट कंटेंट होगा, आपके पास एक गुड अमाउंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग होगी, आप चीजों को दिमाग में रिटेन करके कहीं ना कहीं पेपर में लिख सकोगे। उस स्टेज पर वो हमारी होगी आंसर राइटिंग की सेकंड स्टेज। उस स्टेज पर आपको लिखना है, आपको लिखना है। अब लिखना भी नहीं है, आपको लिखने की कोशिश करनी है। देखो, लिखने में और लिखने की कोशिश करने में बहुत फर्क होता है। तो आपको लिखने की कोशिश करनी है। चलो, आपने एक क्वेश्चन लिया, कोशिश की आंसर लिखने की, जितना याद आया, जैसा भी आया, जो भी हो, आप इस बार तो लिख ही दो, बिल्कुल लिख दो। आपको जितना भी याद आए, जैसे भी याद आया, थोड़ा सा ही याद आया हो, बहुत याद आया हो, इररिलेवेंट याद आया हो, बिल्कुल कुछ भी याद आया हो, कुछ भी हो, कितना भी टाइम लगे, आप लिखो। सेकंड स्टेज ऑफ आंसर राइटिंग में आपको बस इस बात पर ध्यान देना है कि आप कुछ तो लिख रहे हो, वो चाहे इररिलेवेंट हो चलेगा, वो बहुत टाइम टेकिंग हो चलेगा, वो कुछ भी हो चलेगा, लेकिन लिखो, करेक्ट। तो सेकंड स्टेज में क्या होगा, आप जब आंसर राइट करोगे तो पॉसिबिलिटी है कि आपको एक क्वेश्चन लिखने में हो सकता है कि 20, 25, 30, 45 मिनट भी लग सकते हैं। एंड देयर इज नो वंडर, देयर इज नो सरप्राइज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, वरी होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं कि यार मेरे को तो 7 मिनट में क्वेश्चन होना चाहिए एक लिख के, 7 से 10 मिनट में मेरा एक आंसर लिख के होना चाहिए, उसके लिए मुझे लगभग 40 मिनट लग रहे हैं। बहुत टाइम लगेगा, कंप्लीटली नॉर्मल है, नेचुरल है, ये होगा आपके साथ भी, सभी के साथ होता है। टॉपर, अगर कोई टॉपर भी आता है तो वो पहले दिन में ही टॉपर नहीं होता, पहले दिन ही उनके आंसर बहुत टाइम में नहीं हो पाते हैं या बहुत रिलेवेंट नहीं हो पाते। वो एक प्रोसेस है, आंसर राइटिंग एक प्रोसेस है, धीरे धीरे बनेगा, ठीक है। हो सकता है कि आपको बहुत टाइम लगे आंसर लिखने में, हो सकता है कि आपने जो भी लिखा उसमें से कुछ भी रिलेवेंट नहीं है। आपने क्वेश्चन था कि भाई बिहेवियरलिज्म के ऊपर लिखो और आपने कुछ तो लिखा जो बिहेवियरलिज्म से इतना रिलेवेंट नहीं है, इतना रिलेटेड नहीं है, कुछ तो इररिलेवेंट है, ऐसा होगा। दैट इज ऑल्सो कंप्लीटली नेचुरल एंड नॉर्मल, लेट इट बी, लेट इट हैपन, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप लिख रहे हो, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ओनली व्हाट यू नो एंड नॉट व्हाट वाज आस्क्ड। आपने जो आंसर लिखा उसमें कहीं ना कहीं ऐसा होगा कि आपको पूछा गया पोस्ट बेवलिज्म के बारे में और आपने लिखा पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में और उसके रिसर्जेंस के बारे में या उसके डिक्लाइन के बारे में, तो बेसिकली आपको लिखते वक्त प्रेशर आया, करेक्ट, आपके ऊपर एक प्रेशर डेवलप हुआ, आप पैनिक हुए और आपको कहीं ना कहीं एक प्रेशर था कि मुझे लिखना है, इस आंसर को टाइम बाउंड मैनर में लिखना है। आपने बिल्कुल भी जो लिखा है वो कहीं ना कहीं इस आंसर से रिलेटेड नहीं है, आपने वो चीज लिखी है जो आपको दिमाग में याद आई। जब हम आंसर लिख रहे होते तो आप हमें जो याद आता है वो हम लिख देते हैं और हम देखते ही नहीं है कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा गया वो हमें याद नहीं आ रहा होता है, तो हम वो लिखते हैं जो हमें याद आ रहा होता है, करेक्ट। सो वी एक्चुअली एंड अप राइटिंग व्हाट वी नो इंस्टेड ऑफ व्हाट इज बीन आस्क्ड। ऐसा होगा आपके आंसर राइटिंग में सेकंड स्टेज में, वो भी बिल्कुल भी नेचुरल है और वो सभी के साथ होता है, करेक्ट। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज कि ऐसा होगा, आपको तो वर्ड लिमिट होती है, हमारे पास 150 वर्ड्स या 250 वर्ड्स में हमें आंसर लिखना होता है, लेकिन बिल्कुल भी पॉसिबिलिटी है कि यू एंड अप राइटिंग एटलीस्ट 4 to 5 पेजेस ऑफ आंसर विच डज नॉट साउंड आंसर, विच साउंड्स ऐसे। हो सकता है कि आप ऐसे जैसा बहुत ही लेंदी सा, बहुत ही ऐसा डेंस आंसर लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये भी बिल्कुल नेचुरल है। और ये सारी जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं ये आपके प्रिपरेशन में आंसर राइटिंग के सेकंड स्टेज में होगी, क्योंकि आप एक्चुअल में फर्स्ट टाइम में क्योंकि आप अभी एक्चुअल में फर्स्ट टाइम आंसर्स लिख रहे हो, लिखने की कोशिश कर रहे हो। और देखो, कोशिश करोगे तभी वो चीजें बनेगी, जब आप लिखोगे ही नहीं तो फिर कुछ नहीं बनेगा, करेक्ट। आज जब आपके लेंदी इररिलेवेंट आंसर होंगे तब वो कंटिन्यूअसली करते एक दिन वो इररिलेवेंट से रिलेवेंट में कन्वर्ट होंगे, लेंदी से टू द पॉइंट में कन्वर्ट होंगे और जनरल आंसर से स्पेसिफिक आंसर्स में कन्वर्ट होंगे और एक रॉ आंसर से एक बेस्ट आंसर में कन्वर्ट होंगे। लेकिन वो विद द टाइम ही होगा, वो टाइम के साथ ही होगा
और वो कंटिन्यूअस प्रैक्टिस से और कंटिन्यूअस रिवीजन से ही होगा, ऐसे ऑटोमेटिकली नहीं होगा। अगर आप इस तरीके से सोच रहे हो कि मैं पहले पूरी पकड़ लाता हूं सब्जेक्ट में, मैं वो सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से समझ लेता हूं, जब मुझे बहुत ही अच्छी कमांड आएगी और तब मैं लिखूंगा आंसर, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। सी, नो मैटर हाउ गुड यू आर इन द पर्टिकुलर सब्जेक्ट, यू स्टिल नीड प्रैक्टिस, यू स्टिल नीड time to improve your answer writing skill, because answer writing is not just about knowledge, it also has to do about your practice and your skills which you have to develop over the period of time. Okay, so after reading, after stage 2 of the answer writing, you will have these feelings. आपके मन में इस तरीके से फीलिंग्स होगी, आपके मन में फीलिंग ये होगी कि भाई मैंने इतनी मेहनत की, मैंने इतना पढ़ाई किया, लेकिन सारे एफर्ट्स मेरे वेस्ट हो गए, ऐसा आपको महसूस होगा, क्योंकि आपके आंसर्स बल्कि हो रहे हैं, आपके आंसर्स इररिलेवेंट हो रहे हैं, ऐसा आपको लगेगा। आपको सेल्फ डाउट भी हो सकता है, आपको सेल्फ डाउट भी हो सकता है कि शायद मैं राइट ट्रैक पर हूं या नहीं, ये भी आपको सेल्फ डाउट हो सकता है। आपको आंसर राइटिंग बहुत टफ है, ये वाली भी फीलिंग आ सकती है। ये सभी बातें बिल्कुल भी नेचुरल है, आपको ही नहीं, वो सभी को आती है, करेक्ट। आपको ये भी लगेगा कि बेसिकली मैं ये नहीं कर सकता हूं, मतलब आपको ये भी फीलिंग आएगा कि आंसर राइटिंग शायद इट्स नॉट माय कप ऑफ टी, इट्स नॉट समथिंग विच आई कैन डू, मैं ये शायद नहीं कर सकता हूं, ये सारी चीजें आपको लगेगी। लेकिन उसी के साथ साथ ये हो गई आपकी फीलिंग्स जो आपको महसूस हो रहा है आफ्टर स्टेज 2, लेकिन इससे लर्निंग्स हमें लेना है। देखो, किसी भी प्रैक्टिस का मतलब ये नहीं होता है कि हमको वहां पर बेस्ट परफॉर्म करना है। प्रैक्टिस का मतलब ये होता है कि उस प्रैक्टिस से हम उस प्रोसेस से सीखे, तो लर्निंग्स जो है वो इंपॉर्टेंट है। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट लर्निंग्स जो होगी वो होगी कि रियलाइजेशन, हमें रियलाइजेशन होगा इस बात का कि भाई 4 बार पढ़ने में, कंटेंट को समझने में और एक आंसर लिखने में डिफरेंस तो है, वो डिफरेंस है, वो गैप है, और वो गैप को हमें ब्रीच करना है, उस गैप को हमें भरना है, उस गैप को हमें फिल अप करना है। सो यस, यू विल रियलाइज कि रीडिंग एवरीथिंग प्रॉपरली एंड बीइंग एबल टू राइट द आंसर, दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स एंड बोथ नीड्स इक्वल अटेंशन, तो हमें दोनों को ध्यान देना है। अब देखो, और एक चीज आपको रियलाइज होगी कि आंसर राइटिंग जो है ये एक सेपरेट सेट ऑफ स्किल है, ये एक टाइम के साथ और प्रैक्टिस के साथ ही बेसिकली डेवलप होगी। ओके, बट आपको एक आइडिया आ जाएगा। सबसे जरूरी बात यहां पर जो आपके लिए बेनिफिट है वो ये कि आपको कम से कम अंदाजा तो आ गया कि आंसर राइटिंग कितना डिफिकल्ट है, कितना चैलेंजिंग है, ये इतना इजी नहीं है, इसको हमें अभी से मेहनत करना है। देखो, आपको जितने जल्दी वो चीजें रियलाइज होगी उतना आपको वर्कआउट करने के लिए टाइम मिलेगा, करेक्ट। आपको जितना लेट वो चीजें रियलाइज होगी उतना फिर आपके पास टाइम नहीं होगा, और एंड ऑफ द डे सारा खेल समय का है, करेक्ट। सारा खेल जो है वो टाइम का, इट्स ऑल अबाउट इट्स ऑल अबाउट टाइम। ओके, तो आपके आंसर राइटिंग में, या फिर दूसरी इंपॉर्टेंट बात देखो, जब आपने आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस की तब आपको समझ में आया कि जो पूछा गया था वो आप नहीं लिख पाए, और आप वही लिख के आए हो जो आपको याद आ रहा था। तो आपको ये भी गैप समझ में आएगा कि जो टॉपिक, फॉर एग्जांपल मुझे पोस्ट बेवलिज्म पे क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन मैं पॉलिटिकल थ्योरी डिक्लाइन लिख के आया हूं, इसका मतलब मुझे पॉलिटिकल जो पोस्ट बेवलिज्म है ये सही से समझा नहीं है, या शायद मैंने इसको सही से पढ़ा नहीं है, तो मुझे इसको रिवाइज करने की जरूरत है। सो द अल्टीमेट पर्पज ऑफ द प्रैक्टिस जो है वो यही है कि हमें एटलीस्ट गैप समझ में आए हमारे प्रिपरेशन में। हमारे प्रिपरेशन में गैप्स क्या है वो आइडेंटिफाई होना ही हमारा विनिंग पॉइंट है। हम सेकंड स्टेज में या फर्स्ट स्टेज ऑफ आंसर राइटिंग में ही बेटर आंसर लिखे, ये एक्सपेक्टेड नहीं है, या फिर ये आप एक्सपेक्टेड करो भी मत। आपको ये एक्सपेक्ट करना है कि मुझे इस प्रोसेस से ये समझना है कि मेरे प्रिपरेशन में गैप्स क्या है, ताकि मैं उसको फिलअप करूं और अपने आंसर भी बेटर करूं। उसके अलावा हमें यह भी समझ में आएगा कि जब आप आंसर लिख रहे हो तो आंसर लिखते वक्त हम ब्लैंक हो जाते हैं। जब हम आंसर लिखने की कोशिश करते हैं हम कंप्लीटली ब्लैंक हो जाते हैं, हमें याद ही नहीं आता। इसका मतलब ये कि हम रिकॉल नहीं कर पाते चीजों को। तो हमें यह भी समझ में आएगा कि मुझे रिकॉल नहीं हो रहा, मुझे चीजें रिकॉल नहीं हो रही है, इसका मतलब मुझे और ज्यादा इसको रिवाइज करना पड़ेगा, करेक्ट। तो रिकॉल का चैलेंज आ सकता है, ये आपको एग्जाम हॉल में भी आ सकता है, और वो एग्जाम हॉल में ना आए इसीलिए प्रैक्टिस पहले से करनी है। क्योंकि ऐसा ना हो कि एग्जाम हॉल में आप बैठे हो और आपको रिकॉल ही नहीं हो रही है, चीजें याद ही नहीं आ रही है। ये चीज एग्जाम हॉल में नहीं होनी चाहिए, ये पहले ही होनी चाहिए। तो अच्छी बात है कि ये पहले ही हो रहा है, ताकि हमको तो समझ में आ रहा है कि हमारे क्या प्रॉब्लम्स है, हमारे क्या गैप्स है प्रिपरेशन में। और दूसरी बात यह भी है कि बहुत सी चीजें हैं जो आप आंसर में नहीं लिख पाओगे बहुत अच्छे से, क्योंकि आपको वो अच्छे से समझ में ही नहीं आई है।
मान लो कि आपको पावर, ऑथोरिटी और लेजिटिमेसी के बीच का जो डिफरेंस है वो ही क्लियर नहीं है खुद को, तो आप उसके बीच का जो रिलेशन है, इंटरलिंकेज है, वो आप सही से लिख नहीं पाए हो आंसर में, क्योंकि आपको खुद ही नहीं समझा है। तो ये भी तो जरूरी है हमें समझना कि मुझे क्या नहीं समझा है, मुझे क्या नहीं समझा है, ये मुझे समझ में आना ही मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है। करेक्ट। तो ये अच्छा पॉइंट है कि हमें समझ में आ जाएगा कि हमें क्या नहीं समझा है, तो हम उसको फिर से पढ़ेंगे, समझेंगे, ताकि नेक्स्ट टाइम जब उसके ऊपर क्वेश्चन आए तो ये जो प्रॉब्लम है वो हमारे साथ नहीं होगा। दूसरा, वार्निंग क्या है? सेकंड स्टेज के ऑफ आंसर राइटिंग में सबसे बड़ी वार्निंग ये है कि आपको, क्योंकि आपने ये सारे चैलेंजेस फेस किए, क्योंकि आपको लो फील हो रहा है, आपको डिप्रेशन टाइप फील हो रहा है कि लग रहा है यार इतना मैंने किया है लेकिन मुझे आ नहीं रहा है, तो कहीं ना कहीं फिर आप आगे चल के आंसर राइटिंग करने में रिलक्टेंट फील करोगे, आपको लिखने की हिम्मत ही नहीं होगी, आप चीजों को प्रोकास्टिनेट करोगे कि ठीक है यार अभी नहीं लिखता हूं, मैं बाद में लिखूंगा, थोड़े टाइम बाद लिखूंगा, शायद मैं और 2-4 बार अच्छे से पढ़ के लिखूंगा, पूरी प्रिपरेशन के बाद लिखूंगा, मैं मेंस के वक्त लिखूंगा। इस तरीके का प्रोकास्टिनेशन आप कर सकते हो। बिल्कुल आपको ये नहीं करना है, चाहे जो भी हो, चाहे जो भी फीलिंग्स हो, आपको उसको उसके साथ डील करके आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस जो है वो कंटिन्यू करनी है। ठीक है। अब आता है स्टेज 3। स्टेज 3 ऑफ आंसर राइटिंग, दिस इज द एक्चुअल आंसर राइटिंग, ये होगा हमारा रियल आंसर राइटिंग। क्योंकि अब हमें ऑलरेडी समझ में आ गया हमारे प्रिपरेशन में गैप्स क्या है, क्योंकि अब हमें ऑलरेडी समझ में आ गया कि हमें रिकॉल होने में प्रॉब्लम हो रही है, हमारे आंसर्स लेंदी हो रहे हैं, बल्कि हो रहे हैं, रिलेवेंट नहीं आ रहे हैं, मेरी अंडरस्टैंडिंग कुछ कुछ जगहों पर कम पड़ रही है, तो ये सब चीजें हमें आइडेंटिफाई होगी हमारे सेकंड स्टेज ऑफ आंसर राइटिंग में। तो हम क्या करेंगे, अब हम ये चीजों को, ये जो गैप्स है इनको एड्रेस करेंगे, हम फिर से पढ़ेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, रिकॉल करेंगे और फिर से अब हम आंसर लिखेंगे। तो इस बार हमारे जो आंसर्स होंगे डेफिनेटली उसमें क्वालिटी वाइज काफी ज्यादा डिफरेंस महसूस होगा। हमारे आंसर्स पहले से रिलेवेंट, टू द पॉइंट, रिफाइंड हो गए, हम टाइम बाउंड मैनर में भी लिख पाएंगे आंसर्स, और कहीं ना कहीं हमारे आंसर जो है वो ज्यादा रिलेवेंट और क्वालिटी भी हो गए। करेक्ट। तो हमारे आंसर्स की जो क्वालिटी है वो थोड़ी सी इंप्रूव हो जाएगी। करेक्ट। अब इस स्टेज पर, यहां पर अब हमने सफिशिएंटली इनफ क्वालिटी का आंसर लिखा है जो हम आगे इवेल्युएट करने के लिए दे सकते हैं। अब मान लो आपने इवेल्युएशन के लिए हमारे पास पेपर दे दिया, तो हम अब उसमें आपने आंसर तो लिखा है, क्वेश्चन की डिमांड एड्रेस की, कुछ कुछ जगह हो सकता है कि गैप्स है, वो हम आपको आइडेंटिफाई करके देंगे, या कोई भी फॉर दैट मैटर आप जिससे भी वो चेक कराएंगे वो आपको आइडेंटिफाई करके देगा कि आपके क्या गैप्स है, किस तरीके से आप अपने आंसर्स को और बेटर बना सकते हैं, किस तरीके के आप अपने आंसर्स में वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, किस तरीके से आप अपने आंसर्स को रिफाइन कर सकते हैं। ये जो सभी चीजें हैं ये आपको इवैल्यूएशन में फीडबैक के थ्रू या फिर मेंटोरशिप के थ्रू कन्वे हुई होगी, आपको समझेगी, और फिर आप उन पर फिर से वर्कआउट करोगे और आपके आंसर की जो क्वालिटी है वो और रिफाइन और बेटर होते जाएगी। तो ये बेसिकली एक प्रोसेस है, ये प्रोसेस है। आपको गैप समझेंगे, आप फिर से पढ़ोगे, वैल्यू एडिशन करोगे, आपके आंसर नेक्स्ट टाइम फिर से बेटर होंगे। आप फिर से आंसर लिख रहे होगे, आपको कुछ गैप्स आइडेंटिफाई हो गए, आप फिर से रिवाइज करोगे तो फिर से आपके जो आंसर है वो बेटर होते जाएंगे। तो ये रिवीजन और आंसर राइटिंग, रिवीजन और आंसर राइटिंग, ये जो प्रोसेस है ये कंटिन्यूअसली चलता रहेगा, और ये दोनों जो चीजें हैं ये एक दूसरे को रीइंफोर्स करेगी। आपके और रिवीजन से आपके आंसर और बेटर हो जाएंगे, और आपकी और आंसर राइटिंग से आपको और भी ज्यादा रिवीजन में मजा आता जाएगा और समझता जाएगा कि मुझे और क्या क्या एक्सट्रैक्ट करना बाकी है, मुझे और क्या क्या डायमेंशंस को लिखना बाकी है या लिखना जरूरी है। तो ये दोनों चीजें एक दूसरे को रीइंफोर्स करेगी। करेक्ट। तो कहीं ना कहीं फिर फोर्थ स्टेज तक आते आते आपकी क्वालिटी ऑफ आंसर काफी बढ़िया हो जाएगी, आपकी क्वालिटी एनरिचमेंट हो जाएगी आंसर्स में, आपके शार्प और रिफाइंड आंसर्स हो जाएंगे। फाइन। और फिर लास्ट स्टेज मतलब फोर्थ स्टेज आते आते आपके आंसर जो है वो टाइम बाउंड मैनर में कंप्लीट भी हो पाएंगे, क्योंकि क्या होता है मोस्टली हम क्वालिटी आंसर लिख पाते हैं लेकिन फिर वो उस टाइम बाउंड मैनर में नहीं होते कि 3 आवर्स में हमें जो हमारे 19-20 क्वेश्चंस है वो अगर लिखने हैं तो हम क्वालिटी लिख पाते हैं, लेकिन फिर इट टेक्स 3.5 आवर और प्रोबेबली 4 आवर, हमें ज्यादा टाइम लगता है। फिर अगर हम जब टाइम बाउंड मैनर में उसको कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं तो हमारे आंसर्स की क्वालिटी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, हमारा उसका प्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन, उसका जो फ्लो है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। तो कहीं ना कहीं जब मल्टीपल प्रैक्टिस, ये पूरे प्रोसेस से गुजरने के बाद आपकी क्वालिटी भी बेटर हो जाएगी और वो टाइम बाउंड मैनर में भी आएगी, और ये दोनों का सिंक बैठना बहुत जरूरी है। बेस्ट क्वालिटी आंसर इफ नॉट रिटन विद इन अ टाइम इट इज ऑफ नो यूज, and poor quality of answer written within the time is also of no use.
So good quality answer within the time frame is what expected in the examination, and that will be only rewarded and that will only help you. ओके, सो आंसर राइटिंग एक प्रोसेस है, रिवीजन और जो आंसर राइटिंग यह दोनों है पैरेलली चलते रहना चाहिए, इसी से आपको फायदा होगा। ओके, तो हमने काफी चीजें डिटेल में डिस्कस की। मैंने बिल्कुल भी कोशिश की कि मेरा जितना भी इंटरेक्शन स्टूडेंट्स के साथ होता रहता है, उनके जो डाउट्स रहते हैं, उनके जो डिफरेंट क्वेरीज रहते हैं, उनको एक सिस्टमैटिक मैनर में डिस्कस करने की मैंने आज के इस वीडियो में कोशिश की है। इसके अलावा भी अगर लगता है कि कुछ चीज़ें जो आपके प्रिपरेशन में आपको एज अ गाइड, आपको एज अ मेंटोर हेल्प चाहिए और आपको लगता है कि वो चीज़ें हमें इस वीडियो में डिस्कस नहीं कर पाए, मैंने तो लगभग कोशिश की है कि सारी डायमेंशन जो है एटलीस्ट टू स्टार्ट विथ, एक प्रिपरेशन को स्टार्ट करने के लिए एक जर्नी का एक जो प्लान होना चाहिए, एक डायरेक्शन होनी चाहिए, एक जो ट्रैक होना चाहिए, वो पूरा मैंने यहाँ पर ब्लूप्रिंट रखने की जो है कोशिश की है। लेकिन उसके अलावा भी आपको अगर लगता है कि कुछ आपके और भी इसके अलावा डाउट्स है, वो आप डेफिनेटली हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो में जो है उसको मैं एड्रेस करूं। बट अदरवाइज इट वॉज माई सिंसियर ट्राई to provide you a step by step guide for your PSR 2026 preparation। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी। थैंक यू वेरी मच फॉर पेशेंटली लिसनिंग टू मी एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।